दिस इज एस वीडियोस, जहां हर स्टोरी एक नई दुनिया का दरवाजा खोलती है, जहां एंटरटेनमेंट मिलता है इमोशन से और हर वीडियो बनाती है एक यादगार सफर। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ क्रिएटिविटी। वेलकम टू एस वीडियोस। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया है। वीडियो में इस्तेमाल की गई सारी मटेरियल्स, इमेजेस और ऑडियो उनके रिस्पेक्टिव ओनर्स के अधिकार में हैं। हम किसी भी कॉपीराइटेड कंटेंट को क्लेम नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, 95वें एपिसोड में आपका स्वागत है। दिव्य शक्ति गुरुकुल के मैदान में सन्नाटा था। ऐसा सन्नाटा जो किसी तूफान से पहले नहीं बल्कि तूफान के बाद आता है। आसमान में बनी वो विशालकाय होलोग्राफिक स्क्रीन अब गायब हो चुकी थी, लेकिन उस पर दिखाया गया वीडियो हर किसी के दिमाग में छप चुका था। रुद्र हवा में उड़ रहा था और भस्मासुर के कंकाल को अंतरिक्ष में फेंक रहा था। हजारों छात्र, शिक्षक और खुद प्रिंसिपल आर्यमन सब मुड़कर रुद्र की तरफ देख रहे थे। रुद्र बीच मैदान में खड़ा था। उसका एक हाथ उसकी जेब में था और दूसरे हाथ से वो अपनी ठुड्डी खुजा रहा था। विक्रम, जो रुद्र के ठीक बगल में खड़ा था कि आंखें फटी की फटी थीं, वो धीरे धीरे पीछे हटा। विक्रम भाई, तुम इंसान नहीं हो, तुम सुपरमैन हो और तुमने मुझे कभी अपने साथ उड़ने नहीं दिया। मैंने तुम्हें समोसे खिलाए थे। रिया ने गहरी सांस छोड़ी। आखिरकार दुनिया को सच पता चल गया। अब तुम्हें छिपने की जरूरत नहीं है रुद्र। लेकिन रुद्र खुश नहीं था। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी प्लेट से आखिरी गुलाब जामुन छीन लिया हो। रिया, तुम समझ नहीं रही हो। अब मुझे कोई नॉर्मल नहीं समझेगा। अब लोग मुझसे ऑटोग्राफ मांगेंगे, टीवी वाले इंटरव्यू लेंगे और सबसे बुरी बात, अब मम्मी मुझे घर के पंखे भी बिना स्टूल के साफ करने को कहेंगी। तभी आसमान में एक हेलीकॉप्टर की आवाज़ गूंजी। चॉपर चॉपर चॉपर। ये न्यूज़ चैनल्स के हेलीकॉप्टर थे। आज तक एबीपी न्यूज़ सब स्कूल के ऊपर मंडरा रहे थे। देखिए, साक्षात भगवान धरती पर आदर्श विद्या मंदिर का छात्र निकला अमर राजा। रुद्र ने अपना सिर पकड़ लिया। लो, शुरू हो गया ड्रामा। लेकिन असली ड्रामा तो स्कूल के गेट पर हो रहा था। स्कूल का मुख्य गेट जोर से खुला। धड़ाम! वहां सविता जी, रुद्र की मां, खड़ी थीं। उनके हाथ में उनका ब्रह्मास्त्र यानी बेलन था और उनके पीछे रमेश्वर जी, पिताजी, खड़े थे जो हाँफ रहे थे। सविता जी ने टीवी पर ब्रॉडकास्ट देख लिया था और वो सीधे ऑटो पकड़कर स्कूल आ गई थी। भीड़ अपने आप दो हिस्सों में बट गई। कोई भी उस गुस्से से भरी भारतीय माँ के रास्ते में नहीं आना चाहता था। सविता जी सीधे रुद्र के पास पहुंची। रुद्र ने डरते हुए कहा, माँ, वो वीडियो वो डीप फेक है, एआई से बनाया है। सविता जी ने रुद्र का कान पकड़ा और जोर से मरोड़ा। आह माँ, दर्द हो रहा है। सविता जी, डीप फेक? तू मुझे बेवकूफ़ समझता है? तेरी टी शर्ट पर जो चटनी का दाग वीडियो में दिख रहा है वो मैंने ही कल धोया था, जो साफ नहीं हुआ। सच सच बता, तू उड़ सकता है? रुद्र ने नजरें झुका ली। हाँ माँ, थोड़ा बहुत। सविता जी का पारा और चढ़ गया। थोड़ा बहुत? तू चांद तक उड़कर गया और पिछले हफ्ते जब मैंने तुझे शर्मा जी के घर से दही लाने भेजा था तो तूने कहा था कि तेरे पैरों में दर्द है और तूने मुझसे ऑटो के 20 रुपए लिए थे। तूने अपनी माँ से किराए के पैसे ठगे। पूरा स्कूल हैरान था। यहाँ दुनिया खत्म होने वाली थी। शून्य का लीडर प्रलय की धमकी दे रहा था और रुद्र की माँ को 20 रुपए के ऑटो किराए की चिंता थी। रमेश्वर जी ने बीच बचाव किया। सविता, छोड़ दो बच्चे को। देखो हमारा बेटा कितना टैलेंटेड निकला। सविता जी, टैलेंटेड? अगर ये इतना ही बड़ा अमर राजा है तो इसके गणित में 2 नंबर क्यों आए? क्या अमर राजा को पाइथागोरस नहीं आता? रुद्र ने रुआसी आवाज में कहा। माँ, मैं दुनिया बचाने में बिजी था, होमवर्क का टाइम नहीं मिला। तभी आसमान का रंग फिर से बदल गया। वो लाल और काला हो गया और शून्य के लीडर की आवाज बादलों के बीच से गूंजी। रुद्र, फर्यालिक नाटक बंद करो। मैंने कहा था 12 बजे। अगर तुम मेरे डेथ अरीना में नहीं आए तो मैं अपना पहला उल्का पिंड इसी स्कूल पर गिराऊंगा। आसमान के काले बादलों में एक छेद हुआ और वहां से एक विशालकाय जलता हुआ पत्थर स्कूल की तरफ तेजी से गिरने लगा। ये पत्थर इतना बड़ा था कि पूरा शहर तबाह हो जाता। लोग चीखने लगे, बचाओ, उल्का पिंड गिर रहा है। हेलीकॉप्टर भागने लगे। सविता जी ने ऊपर देखा। हाय राम, ये तो बहुत बड़ा पत्थर है। रुद्र, कुछ करो। रुद्र ने अपने कान से माँ का हाथ छुड़वाया। उसने अपनी गर्दन की नसें चटकाईं। ठीक है, अगर पूरी दुनिया देख ही रही है तो थोड़ा शो ऑफ तो बनता है। रुद्र ने अपनी जेब से अपना जंग लगा सरिया निकाला। उसने सरिये को हवा में घुमाया।
रुद्र के शरीर से एक अंधी कर देने वाली सुनहरी ऊर्जा फूटी। उसकी आंखें सोने की तरह चमकने लगी। हवा में एक बवंडर बन गया। रुद्र ने जमीन पर पैर पटका। बूम! वो रॉकेट से भी तेज रफ्तार में आसमान की तरफ उड़ा। नीचे खड़े विक्रम ने चिल्लाया, वाह, सुपरमैन की एंट्री! रुद्र सेकंडों में उस विशालकाय पत्थर के ठीक नीचे पहुंच गया। पत्थर की गर्मी 10,000 डिग्री से ज्यादा थी, लेकिन रुद्र को पसीना भी नहीं आ रहा था। उसने अपने सरिये को दोनों हाथों से पकड़ा और उसे बेसबॉल बैट की तरह घुमाया। होम रन! कल्लांग! एक ऐसी आवाज गूंजी जिससे पूरे शहर के शीशे चटक गए। रुद्र के सरिये ने उस विशालकाय उल्कापिंड को बीच से चीर दिया। पत्थर के हजारों टुकड़े हो गए। लेकिन रुद्र यही नहीं रुका। उसने अपनी ऊर्जा से उन टुकड़ों को फूलों की पंखुड़ियों में बदल दिया। आग के गोलों की जगह अब स्कूल के ऊपर लाल और पीले रंग के गुलाबों की बारिश हो रही थी। छम छम छम! नीचे खड़ी जनता, मीडिया और छात्र अवाक थे। रिया के चेहरे पर गर्व की मुस्कान थी। सविता जी ने गुलाब की पंखुड़ी कैच की। अरे वाह, ये तो असली गुलाब है, चलो पूजा के काम आएंगे। रुद्र हवा में तैरता हुआ नीचे आया। वो सीधा शून्य के लीडर की आवाज की तरफ देखकर बोला, तुमने मेरे स्कूल पर पत्थर फेंका, अब मैं आ रहा हूं तुम्हारे डेथ अरीना में। अपना बोरिया बिस्तर तैयार रखना। रुद्र ने रिया और अपनी टीम को देखा। रिया, विक्रम, जोरावर, तुम लोग स्कूल में रहो, ये मेरी लड़ाई है। विक्रम, थैंक गॉड, वैसे भी मैं नहीं जाना चाहता था। रुद्र की जेब से नागेश सांप ने सिर बाहर निकाला। स्वामी, मैं आपके साथ चलूंगा, वो शायद स्नैक्स न दे। शेरू, कुत्ता और टिंगू पिल्लू भी रुद्र के पास आ गए। रुद्र, ठीक है, मेरे जानवरों की फौज मेरे साथ चलेगी। रुद्र ने अपने माता पिता के पैर छुए। माँ, पापा, मैं जल्दी वापस आऊंगा, रात के डिनर तक। रुद्र ने एक पोर्टल खोला। ये पोर्टल सीधा अंतरिक्ष में शून्य के अड्डे पर खुलता था। वो उसके अंदर चला गया और पोर्टल बंद हो गया। अब शुरू होगा ब्रह्मांड का सबसे बड़ा महायुद्ध। क्या रुद्र शून्य के लीडर का असली चेहरा देख पाएगा? और क्या उसे डिनर से पहले वापस आने का मौका मिलेगा? रुद्र उस जादुई पोर्टल से बाहर निकला। सामने का नज़ारा किसी हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म से भी ज्यादा भव्य और डरावना था। वो पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष के बीचों बीच एक विशालकाय तैरते हुए अखाड़े, फ्लोटिंग अरीना में खड़ा था। ये अखाड़ा काले कांच और उल्का पिंडों को काटकर बनाया गया था। इसके चारों तरफ कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं था, लेकिन अखाड़े के अंदर कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण यानी आर्टिफिशियल ग्रेविटी काम कर रहा था। अखाड़े के चारों तरफ हवा में तैरते हुए लाखों एलियंस, दानव और विलन बैठे थे। ये सब शून्य के अनुयायी थे। वे सब चिल्ला रहे थे, रुद्र को मारो, अमर राजा का खून बहाओ। रुद्र अखाड़े के बीच में खड़ा था। उसने चारों तरफ देखा और अपनी जेब में हाथ डालकर कहा, इतनी भीड़! अगर मैंने यहाँ एक वड़ा पाव का स्टॉल लगा लिया तो मैं अंबानी से भी अमीर हो जाऊंगा। अखाड़े के दूसरे छोर पर एक सिंहासन रखा था। उस सिंहासन पर शून्य का लीडर बैठा था। उसने अभी भी अपना आधा सफ़ेद और आधा काला मुखौटा पहना हुआ था। उसने एक लंबा काला लबादा ओढ़ा था जो हवा में लहला रहा था। लीडर अपनी जगह से उठा। उसकी आवाज़ सीधे रुद्र के दिमाग में गूंजी, तुम आ ही गए रुद्र। मुझे लगा था तुम पृथ्वी पर अपनी माँ के पल्लू में छिप जाओगे। रुद्र ने अपने कान खुजाए। भाई, मेरी माँ का पल्लू इस ब्रह्मांड की सबसे सुरक्षित जगह है, लेकिन तुम्हारे शोर की वजह से मेरे टीवी का केबल कट गया था, इसलिए मुझे आना पड़ा। अब ये मास्क उतारो, मुझे देखना है कि इस बकवास के पीछे कौन है। लीडर हंसा। उसकी हंसी में एक अजीब सा दर्द और पागलपन था। तुम मेरा चेहरा देखना चाहते हो तो देखो। लीडर ने अपने हाथों से अपना मुखौटा हटा दिया। मुखौटा जमीन पर गिरा। क्लैंग! रुद्र ने जैसे ही उसका चेहरा देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो चेहरा, वो शक्ल, वो बिल्कुल रुद्र के दादाजी स्वामी चक्रपाणी जैसी थी। रुद्र के हाथों से उसका सरिया छूटते छूटते बचा। दादाजी? आप? लेकिन आप तो मेरे साथ थे। आप शून्य के लीडर कैसे हो सकते हैं? वो आदमी हंसा। मैं तुम्हारा दादा नहीं हूँ रुद्र, मैं उनका जुड़वा भाई हूँ। मेरा नाम है स्वामी कालपाश। रुद्र सन्न रह गया। दादाजी का जुड़वा भाई? मुझे तो कभी नहीं बताया कि हमारे परिवार में एक खलनायक भी है। कालपाश ने अपनी मुट्ठी भींची। तुम्हारे दादाजी ने हमेशा मुझसे मेरी पहचान छीनी। बचपन से ही वे अच्छे थे और मैं बुरा।
उन्होंने देवताओं का साथ दिया और मुझे पाताल में धकेल दिया। मैंने हजारों साल इस शून्य में बिताए हैं और अब मैं तुम्हारे दादाजी की सबसे कीमती चीज तुमको नष्ट कर दूंगा। रुद्र ने एक लंबी सांस ली। उसने अपना सरिया वापस कसकर पकड़ा। देखिए छोटे दादाजी, पारिवारिक झगड़े घर के अंदर सुलझाने चाहिए। इसके लिए पूरी पृथ्वी को डराने की क्या जरूरत थी? प्रॉपर्टी का विवाद है तो वकील कर लो। कालपाश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बकवास बंद कर बालक, आज यहाँ तेरा अंत होगा। कालपाश ने अपने दोनों हाथ हवा में उठाए। शून्य विस्फोट। अखाड़े के चारों कोनों से काले रंग की एंटी मैटर ऊर्जा की लहरें रुद्र की तरफ दौड़ीं। ये लहरें इतनी तेज थी कि अखाड़े के पत्थर भी हवा में पिघल रहे थे। शेरू यानी कुत्ता और टिंगू यानी पिल्ला रुद्र की जेब से बाहर कूद गए। शेरू ने अपना विशालकाय नरक शिकारी रूप ले लिया। टिंगू भी एक बड़े 3 सिर वाले कुत्ते में बदल गया। दोनों कुत्तों ने अपने मुंहों से ब्रह्मांडीय आग उगली। ढूम! आग और एंटी मैटर की टक्कर हुई। अखाड़े में एक भयानक धमाका हुआ। दर्शक दीर्घा में बैठे एलियंस अपनी सीटों से उड़ गए। कालपाश ने अपनी उंगलियां घुमाई। उसने शेरू और टिंगू पर एक गुरुत्वाकर्षण का जाल फेंक दिया। दोनों कुत्ते जमीन पर चिपक गए और दर्द से गुर्राने लगे। नागेश ने रुद्र की जेब से कहा, स्वामी, ये बुढ़ा बहुत ताकतवर है। इसके पास स्पेस टाइम को मोड़ने की शक्ति है। रुद्र की आंखों में गुस्सा आ गया। मेरे कुत्तों को मारा? रुद्र ने अपनी अमर आभा का 20% हिस्सा आज़ाद कर दिया। जी हाँ, 20%। ये अब तक की सबसे बड़ी शक्ति थी जो रुद्र ने इस्तेमाल की थी। रुद्र के शरीर से निकलने वाली सुनहरी रोशनी ने एक सुपरनोवा का रूप ले लिया। अखाड़े का कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण टूट गया। पत्थर हवा में तैरने लगे। रुद्र हवा में उठा। उसकी आंखें पूरी तरह सोने की तरह चमक रही थीं। उसने अपना जंग लगा सरिया उठाया। वो सरिया अब एक दिव्य सुदर्शन चक्र की तरह तेज रोशनी छोड़ रहा था। रुद्र ने शांत लेकिन बहुत भारी आवाज में कहा, छोटे दादाजी, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। रुद्र अपनी जगह से गायब हो गया। ज़ूप! वो प्रकाश की गति से भी तेज था। अगले ही पल वो कालपाश के ठीक पीछे खड़ा था। कालपाश चौंक गया। क्या? इतनी तेज? कालपाश ने मुड़कर वार करना चाहा, लेकिन रुद्र ने अपना सरिया कालपाश के सीने पर हल्का सा छुआ। विराम! रुद्र ने कालपाश के शरीर के अंदर बहने वाले समय और ऊर्जा को ब्लॉक कर दिया। कालपाश का शरीर हवा में जम गया, फ्रीज हो गया। वो अपनी पलकें भी नहीं झपक पा रहा था। रुद्र उसके सामने आया। मैंने कहा था ना, पारिवारिक झगड़े शांति से सुलझाते हैं। लेकिन तभी कालपाश की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उसका शरीर फटने लगा। वो एक सुसाइड बॉम्ब में बदल रहा था। अगर वो फटता तो ये पूरा सौर मंडल नष्ट हो जाता। रुद्र ने देखा कि मामला हाथ से निकल रहा है। धत तेरी की, ये तो फटने वाला है। क्या रुद्र इस ब्रह्मांडीय विस्फोट को रोक पाएगा, या उसे अपनी 100% शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे पृथ्वी भी खतरे में पड़ सकती है? अंतरिक्ष का वो विशालकाय अखाड़ा एरिना एक बहुत बड़े खतरे में था। शून्य का लीडर स्वामी कालपाश अब एक इंसान नहीं, बल्कि एक धड़कते हुए ब्रह्मांडीय बम में बदल चुका था। उसका शरीर लाल और सफेद रोशनी से चमक रहा था। उसके अंदर से आ रही हीट इतनी तेज थी कि हवा में मौजूद छोटे छोटे उल्कापिंड पिघलकर पानी बन रहे थे। इंद्रदेव और असुर सम्राट जो दूर खड़े थे ने ये देखा और उनके पसीने छूट गए। इंद्रदेव ने अपना वज्र नीचे कर लिया। ये तो सुपरनोवा विस्फोट है। अगर ये फटा तो ये अखाड़ा, स्वर्ग, नर्क और पृथ्वी सब कुछ राख बन जाएगा। असुर सम्राट चिल्लाए, भागो, पोर्टल खोलो। लेकिन अखाड़े के चारों तरफ का स्पेस टाइम लॉक हो चुका था। कोई भी पोर्टल काम नहीं कर रहा था। रुद्र ठीक उस टाइम बम यानी कालपाश के सामने खड़ा था। कालपाश की आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थी, लेकिन वो हंस रहा था। रुद्र, तूने मुझे हरा दिया, लेकिन तू जीत नहीं पाया। हम सब साथ मरेंगे और मैं इतिहास में प्रलयंकर्ता के नाम से जाना जाऊंगा। रुद्र ने अपनी जेब में हाथ डाला। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था। अंकल, आपको मरने का इतना शौक है तो स्काई डाइविंग कर लेते। ये बम गनने का क्या फैशन है? और मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर पृथ्वी फट गई तो मुझे मेरे फेवरेट नूडल्स दोबारा कभी नहीं मिलेंगे, और ये मैं होने नहीं दूंगा। कालपाश का शरीर फटने की कगार पर था। 3, 2, 1। एक अंधी कर देने वाली रोशनी अखाड़े में फैलने लगी। विस्फोट शुरू हो गया था।
लेकिन रुद्र भी तैयार था। रुद्र ने अपनी जेब से वो सोने का डिब्बा निकाला। याद है, वही डिब्बा जो उसने कुबेर कसीनो से चुराया था और जिसमें ब्लैक होल का बीज बंद था। रुद्र ने अपनी सुपर स्पीड का इस्तेमाल किया। समय उसके लिए बहुत धीमा हो गया था। उसने सोने के डिब्बे का ढक्कन खोला। अंदर रखा वो बैंगनी रंग का कॉस्मिक आर्म तेजी से घूमने लगा और उसने एक असली ब्लैक होल का रूप ले लिया। रुद्र ने उस ब्लैक होल को सीधा कालपाश के मुंह के ठीक सामने रख दिया। जैसे ही कालपाश के शरीर से विस्फोट की वो विनाशकारी ऊर्जा बाहर निकली, बूम! लेकिन कोई आवाज नहीं आई, क्योंकि वो सारी ऊर्जा, वो सारा धमाका उस नन्हे से ब्लैक होल के अंदर खिंचने लगा। सू यानी सक्शन साउंड। जैसे कोई बहुत बड़ा वैक्यूम क्लीनर मिट्टी खींचता है, वैसे ही ब्लैक होल ने कालपाश के पूरे सुपरनोवा विस्फोट को 1 सेकंड में अपने अंदर चूस लिया। और सिर्फ विस्फोट ही नहीं, उस ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना तेज था कि वो खुद कालपाश को भी निगलने लगा। कालपाश चिल्लाया, नहीं, ये क्या है? मुझे कहाँ खींच रहा है? मेरा ब्रह्मांडीय सपना। रुद्र ने ब्लैक होल का डिब्बा बंद करने से पहले कहा, आपका सपना बहुत लाउड था अंकल, अब अंदर जाकर शांति से सो जाइए। स्लर्प! कालपाश पूरी तरह से ब्लैक होल के अंदर समा गया। रुद्र ने जल्दी से उस सोने के डिब्बे का ढक्कन बंद कर दिया। क्लिक! डिब्बा बंद होते ही अखाड़े में एकदम सन्नाटा छा गया। कोई रोशनी नहीं, कोई धमाका नहीं, सब कुछ शांत था। रुद्र ने उस सोने के डिब्बे को हवा में उछाला और वापस जेब में रख लिया। दर्शक दीर्घा में बैठे एलियंस, देवता और दानव अपनी आंखें खोले ये सब देख रहे थे। इंद्रदेव का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने एक पूरे सुपरनोवा को एक टिफिन बॉक्स में बंद कर दिया। असुर सम्राट अपने घुटनों के बल गिर पड़े। ये लड़का इंसान नहीं, ये ब्रह्मांड का पिता है। रुद्र ने अपने कंधे झाड़े। उसने अपने दोनों कुत्तों शेरू और टिंगू को उठाया, जो अभी भी डरे हुए थे। चलो शेरू, टिंगू, शो खत्म हो गया। रुद्र इंद्रदेव के पास गया। इंद्र अंकल, मुझे लिफ्ट मिलेगी क्या? मुझे घर जाना है, 8 बजने वाले हैं और अगर मैं डिनर के लिए लेट हुआ तो मम्मी मुझे घर से बाहर निकाल देंगी। इंद्रदेव, जो अभी भी सदमे में थे, ने कांपते हाथों से एक पोर्टल खोला। जी प्रभु, मेरा मतलब जी रुद्र बेटा, आपका पोर्टल हाजिर है। रुद्र, थैंक यू, और हाँ, वो अमृत नूडल्स की रेसिपी मुझे व्हाट्सएप कर देना। रुद्र उस पोर्टल में कूद गया। सीन 2, घर वापसी और असली खौफ। ज़ूप! रुद्र सीधा अपने घर रमेश्वर निवास के बाथरूम में लैंड हुआ, क्योंकि पोर्टल का जीपीएस थोड़ा हिल गया था। उसने जल्दी से मुंह धोया, बाल ठीक किए और बाहर डाइनिंग रूम में आया। डाइनिंग टेबल पर सविता जी यानी माँ और रमेश्वर जी यानी पापा बैठे थे। सविता जी ने रुद्र को देखा। कहाँ था तू? हाथ धो लिए? आजा, खाना लग गया है। रुद्र ने राहत की सांस ली। हाँ माँ, बस आ गया। लेकिन जब रुद्र ने मेज की तरफ देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मेज पर एक बड़ा सा कटोरा रखा था और उसमें हरी हरी गोल गोल चीजें तैर रही थी। वो थी टिंडे की सब्जी। रुद्र की आंखें फटी की फटी रह गई। माँ, ये क्या है? आज तो पनीर बनना वाला था ना? सविता जी ने एक चम्मच टिंडे रुद्र की प्लेट में डाल दिए। पनीर खत्म हो गया था, शर्मा जी के खेत से ताजे टिंडे आए हैं, चुपचाप खा ले। और सुन, मैंने टीवी पर वो एक्शन देखा था, तू कह रहा था ना वो गेम का ग्राफिक्स है। रुद्र के पसीने छूट गए। हाँ माँ, गेम ही था। सविता जी, तो बेटा गेम में इतनी मेहनत करता है, पढ़ाई में भी कर लिया कर। आज तुझे ये सारे टिंडे खाने पड़ेंगे ताकि तेरा दिमाग तेज हो। रुद्र ने अपने कमरे की तरफ देखा। काले जादू का सामना करना आसान है, कालपाश का बम झेलना आसान है, लेकिन ये टिंडे, ये अमर राजा की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है। रुद्र ने नाक बंद करके एक चम्मच टिंडा मुंह में डाला। उसके रोंगटे खड़े हो गए। हे भगवान, इस सब्जी से अच्छा तो मैं ब्लैक होल में कूद जाता। रात को टिंडे खाने के सदमे से रुद्र अभी तक उभर नहीं पाया था कि अगली सुबह एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया। सुबह के 8 बजे थे। रुद्र स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन उसने न्यूज़ चैनल चालू किया तो उसके होश उड़ गए। टीवी पर एक ही खबर चल रही थी। क्या हमारे बीच कोई सुपर हीरो है? रुद्र नाम के लड़के ने आसमान में उल्का पिंड को तोड़ा। क्या जादू असली है? सरकार मांग रही है जवाब। रुद्र ने अपना माथा पीटा। लो, हो गया काम। अब मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? बाहर तो मीडिया वाले कैमरा लेकर खड़े होंगे। रुद्र ने अपने जादुई स्मार्टफोन से प्रिंसिपल आर्यमन को फ़ोन मिलाया। हेलो प्रिंसिपल सर, ये न्यूज़ में क्या चल रहा है?
आपने कहा था आप इसे संभाल लेंगे। आर्यमन की आवाज़ में घबराहट थी। रुद्र, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन पूरी दुनिया ने तुम्हें आसमान में उड़ते देखा है। स्कूल के बाहर हजारों रिपोर्टर खड़े हैं। तुम्हें स्कूल के पिछले गेट से आना होगा। सीन 1, कवर अप ऑपरेशन, द बिग कवर अप। रुद्र स्कूल पहुंचा। वहां रिया, विक्रम और जोरावर पहले से मौजूद थे। रुद्र ने प्रिंसिपल के ऑफिस में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। रुद्र, सर, मुझे अपनी नॉर्मल लाइफ वापस चाहिए। मुझे कोई सेलिब्रिटी नहीं बनना। हमें एक झूठी कहानी बनानी होगी। रिया ने कहा, झूठी कहानी? लेकिन पूरी दुनिया ने देखा है। हम क्या कहेंगे कि वो गुब्बारे थे? विक्रम, हम कह सकते हैं कि रुद्र एलियन है और मैं उसका मैनेजर हूँ। रुद्र ने विक्रम को घूरा। नहीं, हम कहेंगे कि वो सब एक प्रमोशनल स्टंट था। हमारे स्कूल के ड्रामा और आईटी क्लब ने मिलकर एक नया 10D वर्चुअल रियलिटी गेम बनाया है। आसमान में जो दिखा वो सब ड्रोन और होलोग्राफिक प्रोजेक्शन का कमाल था। प्रिंसिपल आर्यमन में सोचा, ये माना जा सकता है। लोग टेक्नोलॉजी पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं, लेकिन इस गेम का हीरो किसे बनाएंगे? अगर तुम्हें बनाया तो लोग फिर भी तुम्हारे पीछे भागेंगे। रुद्र ने तुरंत एक शैतानी मुस्कान के साथ विक्रम की तरफ देखा। हम विक्रम को हीरो बनाएंगे। विक्रम इस गेम का ब्रांड एम्बेसडर होगा। विक्रम की आंखें चमक गईं। मैं ब्रांड एम्बेसडर? मतलब मेरे पोस्टर लगेंगे, लड़कियां मुझसे ऑटोग्राफ मांगेंगी? रुद्र, हाँ विक्रम भाई, बस तुम्हें मीडिया के सामने जाकर बोलना है कि आसमान वाला सारा एनिमेशन तुमने डिज़ाइन किया था। थोड़ी देर बाद स्कूल के गेट पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। विक्रम ने एक डिज़ाइनर सूट पहना था जो उसने जादुई दर्जी से 5 मिनट में सिलवाया था। उसने माइक पर आकर कहा, देवियों और सज्जनों, आप सब बेवकूफ़ बन गए। आसमान में जो भी था वो मेरा बनाया हुआ प्रोजेक्ट माया था। हमने स्पेशल इफेक्ट और 10,000 ड्रोन का इस्तेमाल किया था। रिपोर्टर्स, लेकिन विक्रम जी, वो पत्थर तो एकदम असली लग रहा था। अरे वही तो मेरी कारीगरी है। मैंने हॉलीवुड से ट्रेनिंग ली है। तालियां बजाइए मेरे लिए। मीडिया वाले बेवकूफ़ बन गए। अगले ही पल न्यूज़ की हेडलाइन बदल गई। भारत के 16 साल के छात्र विक्रम ने डिज़ाइन किया दुनिया का सबसे बड़ा होलोग्राफिक शो। रुद्र था सिर्फ एक मोहरा। रुद्र कोने में खड़ा होकर चिप्स खा रहा था और मुस्कुरा रहा था। परफेक्ट, सारा क्रेडिट विक्रम को और सारी शांति मुझे। सीन 2, नया खतरा, सपनों का सौदागर। दुनिया का ड्रामा शांत हो गया था, लेकिन स्कूल के अंदर एक नई मुसीबत आ चुकी थी। आज स्कूल में परीक्षा का मौसम शुरू हो रहा था और इसके साथ ही एक नई टीचर की एंट्री हुई थी। क्लासरूम में आचार्य क्रूर ने घोषणा की, बच्चों, चूंकि अगले हफ्ते आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं, हमने एक स्पेशल मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस मैनेजमेंट टीचर यानी तनाव मुक्ति टीचर को बुलाया है। स्वागत कीजिए प्रोफेसर निद्रा का। क्लास के अंदर एक बहुत ही दुबला पतला पीला सा आदमी आया। उसने एक लंबा लबादा पहना था और उसकी आंखें हमेशा आधी बंद रहती थी। उसके हाथ में एक अजीब सी पेंडुलम वाली घड़ी थी। ये कोई टीचर नहीं था, ये शून्य संगठन का एक नया जासूस था, स्वप्न असुर। इसका काम था छात्रों को सुलाकर उनके सपनों में जाना और उनकी जादुई क्षमता को चूस लेना। प्रोफेसर निद्रा ने क्लास को देखा। उसकी आवाज़ बहुत ही मीठी और लोरी जैसी थी। प्यारे बच्चों, परीक्षा का तनाव बहुत बुरा होता है। अपनी आंखें बंद करो, मेरी घड़ी को देखो और सो जाओ। उसने अपना पेंडुलम हिलाना शुरू किया। टिक टॉक, टिक टॉक। उसकी आवाज़ और घड़ी से एक गुलाबी धुंध क्लास में फैलने लगी। एक एक करके सारे छात्र सो गए। विक्रम अपनी डेस्क पर खर्राटे लेने लगा। मैं स्टार हूँ। रिया भी अपनी किताब पर सिर रखकर सो गई। प्रोफेसर निद्रा हंसा। कितने बेवकूफ़ इंसान हैं। अब मैं इनके सपनों में जाऊंगा और इनकी सारी ऊर्जा चूस लूंगा। लेकिन उसकी नज़र सबसे पीछे बैठी एक मूर्ति पर गई। रुद्र पहले से ही सो रहा था, प्रोफेसर के आने से पहले ही। प्रोफेसर निद्रा चिढ़ गया। ये लड़का मेरे सम्मोहन से पहले ही सो गया। ये मेरी कला का अपमान है। मैं सबसे पहले इसके दिमाग को नष्ट करूंगा। सीन 2, रुद्र का सपना, द ड्रीमस्केप। प्रोफेसर निद्रा ने अपनी आंखें बंद की और अपनी आत्मा को रुद्र के सपने के अंदर भेज दिया। जब प्रोफेसर ने अपनी आंखें खोली तो उसे सोचा कि वो किसी भयानक या डरावनी जगह पर होगा, लेकिन नज़ारा कुछ और ही था। वो एक विशालकाय अनंत समुद्र के बीच में खड़ा था। लेकिन ये पानी का समुद्र नहीं था, ये सूप का समुद्र था। और आसमान से बारिश की जगह गर्मा गर्म नूडल्स गिर रहे थे। आसमान में उड़ते हुए तले हुए मोमोज पंछियों की तरह गा रहे थे।
प्रोफेसर निद्रा का सिर चकरा गया। ये कैसा बेवकूफ़ी भरा सपना है? क्या इस लड़के के दिमाग में सिर्फ फास्ट फूड है? तभी सूप के समुद्र में हलचल हुई। एक विशालकाय सुवर्ण कांटा बाहर निकला और उस कांटे पर बैठकर सपनों का देवता रुद्र प्रकट हुआ। सपने में रुद्र ने कोई पजामा नहीं पहना था, उसने राजाओं वाला मुकुट पहना था और उसकी आभा इतनी विशाल थी कि प्रोफेसर निद्रा उसके सामने एक चींटी लग रहा था। रुद्र की आवाज़ आई जो गूंज रही थी, मेरे राज्य में तुम्हारा स्वागत है तुच्छ असुर, तुमने मेरे स्नैक्स के सपने में खलल डालने की हिम्मत कैसे की? प्रोफेसर निद्रा डर के मारे कांपने लगा। ये तो सपना है, सपने में कोई इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? स्वप्न असुर को पता नहीं था कि अमर राजा का अवचेतन मन उसके भौतिक शरीर से भी ज्यादा खतरनाक होता है। रुद्र ने अपना हाथ उठाया। सजा, इसे 1000 सालों तक उबली हुई लौकी खाने की सजा दी जाए। प्रोफेसर निद्रा चिल्लाया, नहीं, लौकी नहीं, मुझे वापस जाने दो, मुझे जागना है। रुद्र ने एक बड़ा सा चम्मच उठाया और प्रोफेसर निद्रा को सूप के समुद्र में डुबो दिया। छपाक, ग्लूब ग्लूब ग्लूब, डूबने की आवाज़। असली दुनिया में यानी क्लासरूम में प्रोफेसर निद्रा अचानक झटके से जागे। उनका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था और वो पागलों की तरह कांप रहे थे। लौकी, मुझे लौकी नहीं खानी, मुझे बचाओ। वो चीखते हुए क्लासरूम से बाहर भागे और सीधे स्कूल के गेट से बाहर निकल गए। क्लास के बाकी बच्चे जागने लगे। रिया ने आंखें मली। अरे, प्रोफेसर कहाँ गए? विक्रम ने जम्हाई ली, शायद उनकी ड्यूटी खत्म हो गई। रुद्र भी उठा, उसने अपना मुंह पोंछा। यार, बहुत अच्छा सपना था, बस वो एक मच्छर आ गया था सपने में जिसे मैंने सूप में डुबो दिया। रुद्र ने अपनी टीम को बचाया था, वो भी सोते सोते। लेकिन शून्य संगठन अब समझ गया था कि रुद्र को सीधे हराना नामुमकिन है। अब वो राजनीति और परीक्षाओं का इस्तेमाल करेंगे। अगले एपिसोड में शुरू होगा द ग्रेट एग्जाम वॉर, जहां हथियार नहीं पेन चलेंगे। क्या रुद्र बोर्ड एग्जाम्स में पास हो पाएगा? और क्या विक्रम की चीटिंग पर्चियां काम आएंगी? दिव्य शक्ति गुरुकुल में आज ऐसा सन्नाटा था जैसा किसी कब्रिस्तान में भी नहीं होता। कोई भी छात्र मैदान में नहीं खेल रहा था। कैंटीन खाली थी, यहाँ तक कि स्कूल के कुत्ते और बिल्लियां भी छिप गए थे। कारण, आज से बोर्ड परीक्षाएं यानी बोर्ड एग्जाम्स शुरू हो रही थी। रुद्र के घर का माहौल भी युद्ध स्तर का था। सुबह के 7 बज रहे थे। रुद्र डाइनिंग टेबल पर बैठा था। उसके सामने दही चीनी का एक बड़ा सा कटोरा रखा था। सविता जी, माँ, उसके सिर पर खड़ी थी। रुद्र, ये दही चीनी खा ले, शगुन होता है। और सुन, अगर इस बार भी 0-2 नंबर आए तो मैं तेरा वो जंग लगा सरिया कबाड़ी वाले को 20 रुपए किलो में बेच दूंगी, समझ गया? रुद्र ने डरते हुए दही निगला। जी माँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा पास होने की, मतलब सिर्फ 33% लाने की। रुद्र स्कूल पहुंचा। एग्जाम हॉल के बाहर विक्रम खड़ा था। विक्रम ने सर्दियों का मोटा कोट पहना था, जबकि बाहर भयंकर गर्मी थी। रिया ने विक्रम को देखा। विक्रम, तुम इस गर्मी में एस्किमो क्यों बने हुए हो? विक्रम ने चारों तरफ देखा और अपना कोट हल्का सा खोला। कोट के अंदर पर्चियों का एक पूरा सुपरमार्केट लगा हुआ था। ये देखो, मैंने क्वांटम चीटिंग की तैयारी की है। ये जो पेन है, ये ब्लूटूथ से जुड़ा है। ये जो चश्मा है, इसमें माइक्रो कैमरा है। और ये जो मेरी शर्ट का बटन है, ये असल में एक जादुई विश्वकोश है। रुद्र ने जम्हाई ली। विक्रम, अगर तूने इतनी मेहनत पढ़ने में की होती तो तू शायद आइंस्टीन बन जाता। सीन 2, खतरनाक इन्विजिलेटर। हॉल का दरवाज़ा खुला। छात्र अंदर गए। स्टेज पर एक नया टीचर खड़ा था। ये साधारण टीचर नहीं था। उसने काले रंग का सूट पहना था। उसकी आंखें बाज जैसी तेज थीं और उसके कान राडार की तरह घूम रहे थे। ये था प्रोफेसर पारखी। इसे शिक्षा मंत्रालय ने खास चीटिंग पकड़ने के लिए भेजा था। प्रोफेसर पारखी ने माइक पर कहा, मेरा नाम पारखी है। मेरी आंखें 360 डिग्री देख सकती हैं। मेरे कान एक चींटी के चलने की आवाज़ सुन सकते हैं। अगर किसी ने चीटिंग करने की सोची भी तो मैं उसे स्कूल से निष्कासित कर दूंगा। विक्रम के पसीने छूट गए। रुद्र भाई, ये तो CID का बाप लग रहा है। पेपर बंटने शुरू हुए। आज का विषय था उन्नत जादुई भौतिकी, एडवांस्ड मैजिकल फिजिक्स। रुद्र ने पेपर देखा। पहला सवाल, अगर एक ड्रैगन आग उगलता है तो उसकी ऊष्मा गतिकी का समीकरण लिखें। रुद्र ने मन में सोचा, अगर ड्रैगन आग उगलेगा तो मैं भाग जाऊंगा, समीकरण लिखकर क्या करूंगा? खैर, मुझे 100 में से सिर्फ 33 नंबर का सही लिखना है, बाकी सब गलत लिखना है। रुद्र ने बहुत सोच समझकर अपने दिमाग के सुपर कंप्यूटर को चालू किया। वो ये कैलकुलेट कर रहा था कि कौन सा जवाब गलत देना है ताकि वो एवरेज लगे।
रुद्र के लिए 100/100 लाना आसान है, लेकिन 33/100 लाना बहुत मुश्किल कला है। सीन 3, विक्रम का पकड़ा जाना। उधर विक्रम का बुरा हाल था, उसे एक भी सवाल नहीं आता था। उसने अपने स्मार्ट चश्मे को चालू किया, लेकिन प्रोफेसर पारखी ने पूरे हॉल में एंटी मैजिक जैमर लगा रखा था। विक्रम का चश्मा क्रैश हो गया, उसमें से हल्का सा धुआं निकलने लगा। विक्रम घबरा गया। उसने अपनी पर्ची निकालने की कोशिश की। जैसे ही उसने कोट के अंदर हाथ डाला, प्रोफेसर पारखी की बाज जैसी नज़र उस पर पड़ गई। छात्र क्रमांक 45, विक्रम, खड़े हो जाओ। प्रोफेसर बिजली की रफ्तार से विक्रम की डेस्क के पास आए। तुम्हारे कोट के अंदर क्या है? विक्रम कांपने लगा। कुछ नहीं सर, मुझे ठंड लग रही थी। प्रोफेसर ने विक्रम का कोट खींचा। सैकड़ों पर्चियां हवा में उड़ गईं, जैसे पतझड़ में पत्ते गिरते हैं। पूरी क्लास सन्ने रह गई। प्रोफेसर हंसे, शैतानी हंसी। चीटिंग? मेरी क्लास में? अब तुम्हारी आत्मा को डिटेंशन में भेजा जाएगा। प्रोफेसर ने एक लाल जादुई स्याही निकाली। अगर वो विक्रम के पेपर पर फेल लिख देते तो विक्रम हमेशा के लिए स्कूल से निकाला जाता। रिया ने रुद्र की तरफ देखा। रुद्र, कुछ करो, विक्रम पकड़ा गया। रुद्र ने अपने सिर खुजाया। यार, ये लड़का कभी शांति से पेपर नहीं दे सकता। रुद्र ने अपनी डेस्क के नीचे से अपने कांटे, फॉक, जिससे वो नूडल्स खाता था, निकाला। प्रोफेसर पारखी का पेन विक्रम के पेपर पर जाने ही वाला था। रुद्र ने बहुत ही आराम से हवा में एक हल्की सी फूंक मारी, फू, और उस फूंक के साथ एक सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण तरंग भेजी। खट! प्रोफेसर पारखी के हाथ से लाल पेन फिसल गया। पेन हवा में उड़ा और सीधा जाकर प्रोफेसर की ही नाक पर लग गया, और पेन की स्याही से प्रोफेसर की नाक पर एक बड़ी सी लाल बिंदी, क्लाउन नोज बन गई। पूरी क्लास हंसने लगी। हा, प्रोफेसर जोकर लग रहे हैं। प्रोफेसर पारखी का ध्यान विक्रम से हट गया। किसने हंसा? मेरी नाक पर क्या है? प्रोफेसर अपनी नाक पोंछने के लिए वॉशरूम की तरफ भागे। मैं अभी आता हूँ, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। रुद्र ने विक्रम को इशारा किया। जल्दी अपनी पर्चियां खा ले, निगल जा। विक्रम ने अपनी सारी पर्चियां मुंह में ठूंस ली और गाय की तरह चबाने लगा। रुद्र ने अपना पेपर 33% पूरा कर लिया था। चलो, 33 नंबर पक्के, अब मैं सो सकता हूँ। रुद्र ने अपना सिर डेस्क पर रखा और सो गया। लेकिन कहानी अभी बाकी थी। ये बोर्ड एग्जाम का पेपर कोई साधारण कागज नहीं था। ये शून्य, द वॉइड संगठन की एक चाल थी। नमस्कार दोस्तों, तालियां बजाइए। आज हम अपने शानदार सफर के 100वें एपिसोड पर पहुंच चुके हैं और इस खास मौके पर खतरा भी 100 गुना बड़ा है। रुद्र एग्जाम हॉल में अपनी डेस्क पर सो रहा था। प्रोफेसर पारखी अपनी लाल नाक साफ करके वापस आ चुके थे। समय समाप्त होने में सिर्फ 10 मिनट बाकी थे। तभी रिया, जो सबसे आगे बैठी थी, को कुछ अजीब महसूस हुआ। रिया का पेन पेपर पर चल नहीं रहा था। रिया ने ध्यान से देखा। उसके पेपर के ऊपर लिखे हुए शब्द हिल रहे थे। काले रंग की स्याही चींटियों की तरह रेंग रही थी। रिया, ये क्या है? स्याही हिल क्यों रही है? अचानक रिया के पेपर से एक काला चिपचिपा हाथ बाहर निकला और उसने रिया की कलाई पकड़ ली। रिया चीखी, बचाओ, ये कागज मुझे खींच रहा है। पूरे हॉल में हाहाकार मच गया। हर छात्र के एग्जाम पेपर से काले रंग के स्याही वाले हाथ निकल रहे थे और वे छात्रों को कागज के अंदर खींच रहे थे। जो छात्र कागज के अंदर जा रहा था वो एक 2D ड्राइंग में बदलता जा रहा था। जोरावर, आग वाला लड़का कागज के अंदर खींच गया और उसकी एक कार्टून वाली फोटो पेपर पर छप गई। विक्रम मेज पर चढ़ गया। अरे बाप रे, मैं 2D नहीं बनना चाहता, मैं 3D में ही हैंडसम लगता हूँ। लेकिन एक काले हाथ ने विक्रम की पैंट पकड़ी और उसे भी कागज के अंदर खींच लिया। रुद्र नींद से जागा। शोर शराबा बहुत था। यार, एग्जाम हॉल में इतनी शांति क्यों नहीं है? रुद्र ने अपनी डेस्क पर देखा। उसके पेपर से भी एक स्याही का हाथ बाहर निकल रहा था। लेकिन जैसे ही उस हाथ ने रुद्र को छूने की कोशिश की, रुद्र की अमर आभा ने उस हाथ को जला दिया। छन! रुद्र ने चारों तरफ देखा। पूरी क्लास कागज के अंदर कैद हो चुकी थी। रिया, विक्रम, जोरावर सब ड्राइंग बन चुके थे। स्टेज पर खड़े प्रोफेसर पारखी हंस रहे थे, लेकिन उनकी आवाज़ बदल चुकी थी। हा, रुद्र, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? प्रोफेसर पारखी का चेहरा पिघला और वो शून्य के एक कमांडर में बदल गया। ये स्याही दानव का जाल है। जो भी इस पेपर को छुएगा उसकी आत्मा इसमें कैद हो जाएगी और तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुमने पेपर फाड़ा तो तुम्हारे दोस्त भी फट जाएंगे। रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं। मतलब मैं इन्हें जला नहीं सकता, फाड़ नहीं सकता? कमांडर, बिल्कुल नहीं। और तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट हैं। 2 मिनट बाद ये पेपर शून्य लोक में टेलीपोर्ट हो जाएंगे।
रुद्र ने अपने दोस्तों की कार्टून ड्राइंग को देखा। विक्रम का कार्टून पेपर पर रो रहा था। रिया का कार्टून तलवार चला रहा था लेकिन कुछ नहीं कर पा रहा था। रुद्र ने एक गहरी सांस ली। तुमने मेरे दोस्तों को ड्राइंग बनाया, ठीक है, लेकिन तुमने एक गलती कर दी। कमांडर, क्या गलती? रुद्र, तुम भूल गए कि मैं लिखना जानता हूँ। रुद्र ने अपना पेन उठाया, लेकिन उसका पेन तो स्याही का था और स्याही दानव के कंट्रोल में थी। जैसे ही रुद्र ने पेन चलाया, स्याही गायब हो गई। कमांडर हंसा। हा, तुम्हारा पेन काम नहीं करेगा। इस दुनिया की कोई भी स्याही इस पेपर पर नहीं चल सकती। रुद्र ने पेन फेंक दिया। अगर स्याही नहीं चलेगी तो मैं अपना स्पेशल इंक इस्तेमाल करूंगा। रुद्र ने अपनी जेब में हाथ डाला। उसने अपना सबसे पवित्र खजाना निकाला, अनंत नूडल्स का सूप, जो उसने एक छोटी शीशी में बचा कर रखा था। ये वो सूप था जिसमें ड्रैगन का आंसू और सूर्य की किरण मिली हुई थी। ये ब्रह्मांड का सबसे शुद्ध लिक्विड था। रुद्र ने एक सूखा नूडल निकाला। उसने नूडल को सूप में डुबोया, जैसे प्राचीन काल में मोर पंख को स्याही में डुबोते थे, और उसने रिया और विक्रम के पेपर पर लिखना शुरू किया। एंटी मैटर कैलीग्राफी। रुद्र ने नूडल से पेपर पर एक सुनहरा दरवाज़ा ड्रॉ किया। चूंकि ये शुद्ध ब्रह्मांडीय ऊर्जा थी, काली स्याही इसके सामने टिक नहीं पाई। स्याही का दानव चीखने लगा, नहीं, ये क्या है? ये ऊर्जा मुझे जला रही है। रुद्र के बनाए हुए सुनहरे दरवाजे से रिया की ड्राइंग बाहर निकली और वापस 3D इंसान बन गई। रिया ने गिरते हुए लंबी सांस ली। हाँ, मैं आज़ाद हूँ। फिर विक्रम गिरा, फिर जोरावर। रुद्र ने 10 सेकंड के अंदर पूरी क्लास के पेपर पर दरवाजे ड्रॉ कर दिए। सब छात्र बाहर आ गए। कमांडर, जो शून्य का एजेंट था, घबरा गया। असंभव, नूडल से ड्राइंग, ये किस प्रकार का जादू है? रुद्र खड़ा हुआ। उसके हाथ में अभी भी वो नूडल वाला पेन था। अब तुम्हारी बारी है। रुद्र ने हवा में उस नूडल से एक बहुत बड़ा जीरो ड्रॉ किया। वो जीरो हवा में चमकने लगा और एक असली ब्लैक होल की तरह बन गया। रुद्र ने उस जीरो को कमांडर की तरफ धक्का दे दिया। जाओ, अपने शून्य में वापस जाओ। कमांडर चीखता हुआ उस जीरो के अंदर खिंच गया, ज़ूप, और वो गायब हो गया। क्लास में फिर से शांति छा गई। सब छात्र रुद्र को देख रहे थे। विक्रम, रुद्र भाई, तुमने हमें नूडल से बचाया, तुम भगवान हो। लेकिन तभी स्कूल की घंटी बजी। टन टन टन, समय समाप्त, कृपया अपने पेपर जमा करें। रुद्र को झटका लगा। पेपर? अरे बाप रे, मैंने रिया और विक्रम को बचाने के चक्कर में अपने पेपर पर तो कुछ नहीं लिखा, और जो 33% लिखा था वो भी स्याही दानव खा गया। रुद्र का पेपर बिल्कुल खाली था। रिया, रुद्र, तुम्हारा पेपर, अगर तुम फेल हो गए तो तुम्हारी माँ। रुद्र की आंखों के सामने अपनी माँ का बेलन घूमने लगा। नहीं, मैं शून्य से लड़ सकता हूँ, लेकिन मम्मी के बेलन से नहीं। इन्विजिलेटर, जो अब नॉर्मल टीचर थे, पेपर कलेक्ट करने आ रहे थे। रुद्र के पास सिर्फ 5 सेकंड थे। रुद्र ने अपनी सुपर स्पीड ऑन की। वो रिया की डेस्क पर गया। जूम। उसने रिया के पेपर को देखा, उसे अपने फोटोग्राफिक मेमोरी में स्कैन किया और वापस अपनी डेस्क पर आकर उसने 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में पूरा पेपर लिख दिया। लेकिन एक गड़बड़ हो गई। रुद्र को सिर्फ 33 नंबर का लिखना था, लेकिन हड़बड़ाहट में उसने पूरा पेपर एकदम सही लिख दिया, यहाँ तक कि एक्स्ट्रा सवालों के जवाब भी दे दिए। टीचर ने पेपर ले लिया। रुद्र ने राहत की सांस ली। चलो, पास तो हो जाऊंगा। लेकिन रुद्र को नहीं पता था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। जब रिजल्ट आएगा तो रुद्र का स्कोर 100 आउट ऑफ 100 होगा और वो पूरे देश का टॉपर बन जाएगा। और एक टॉपर की जिंदगी कभी साधारण नहीं होती। उसे हर टीवी शो पर बुलाया जाएगा, हर नेता उससे मिलना चाहेगा। रुद्र की लो प्रोफाइल जिंदगी अब हमेशा के लिए खत्म होने वाली थी। क्या रुद्र इस टॉपर वाली मुसीबत से बच पाएगा? और शून्य का लीडर अपनी अगली चाल क्या चलेगा? दिव्य शक्ति गुरुकुल के परीक्षा भवन एग्जाम हॉल में सन्नाटा था। कॉपियां जमा हो चुकी थीं। रुद्र अपनी डेस्क पर सर रखकर सोच रहा था, मैंने पेपर तो 1 सेकंड में लिख दिया, पर क्या मैंने 33% यानी पासिंग मार्क्स के हिसाब से लिखा था? उसे याद आया कि हड़बड़ाहट में उसने रिया, क्लास टॉपर की कॉपी स्कैन की थी। अरे यार, रिया तो 100 आउट ऑफ 100 लाती है, मतलब मैंने भी 100 का लिख दिया। सीन 1, रिजल्ट का दिन, द डूम्सडे। 1 हफ्ते बाद स्कूल के नोटिस बोर्ड के सामने छात्रों की भारी भीड़ जमा थी। धक्का मत दो, मुझे देखने दो। विक्रम भीड़ को चीरते हुए आगे गया। उसे उम्मीद थी कि वो कम से कम पास हो गया होगा। रिया शांति से खड़ी थी। उसे पता था कि वो नंबर 1 होगी।
और रुद्र सबसे पीछे एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर हनुमान चालीसा पढ़ रहा था कि काश कोई चमत्कार हो और उसका नाम लिस्ट के सबसे नीचे हो। विक्रम ने नोटिस बोर्ड देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे बाप रे, ये क्या है? मेरी आंखों में मोतियाबिंद हो गया है क्या? रिया आगे आई, उसने लिस्ट देखी। रिया जो हमेशा फर्स्ट आती थी का नाम दूसरे नंबर पर था। रिया 99%। रिया को झटका लगा, दूसरा नंबर मेरा तो फर्स्ट कौन है? उन्होंने लिस्ट के सबसे ऊपर देखा, वहां बड़े सुनहरे और चमकीले अक्षरों में लिखा था रैंक 1 पूरे राज्य में टॉप रुद्र शर्मा 100%, अतिरिक्त 5 अंक बेहतरीन हैंडराइटिंग के लिए इक्वल्स 105%। पिन ड्रॉप साइलेंस। फिर अचानक विक्रम जोर से चिल्लाया, रुद्र भाई तुम इंसान नहीं गूगल हो, 105%? ये तो गणित का ही अपमान है। भीड़ रुद्र की तरफ मुड़ी। सबकी निगाहें उस लड़के पर थीं जो अभी भी अपना चेहरा हुडी के अंदर छिपाने की कोशिश कर रहा था। रुद्र ने मन में सोचा, 105%? ये एक्स्ट्रा 5 नंबर कहाँ से आ गए? हे भगवान, मेरी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी क्यों है? प्रिंसिपल आर्यमन और वो सख्त ऑडिटर मिस्टर नियम बिल्डिंग से बाहर आए। मिस्टर नियम के हाथ में रुद्र की आंसर शीट थी। उन्होंने माइक पर कहा, छात्रों, मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि इतिहास में पहली बार किसी ने बोर्ड परीक्षा के सारे सवालों के जवाब इतने सटीक दिए हैं। इस लड़के ने न सिर्फ सवाल हल किए बल्कि सवालों में मौजूद प्रिंटिंग मिस्टेक्स को भी ठीक कर दिया। रिया रुद्र के पास आई, उसकी आंखों में आंसू थे। रुद्र, तुम मुझसे भी ज्यादा होशियार हो और तुम हमेशा मुझे कुछ नहीं आता का नाटक करते थे। रुद्र ने हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं रिया, ये एक साजिश है। जरूर किसी ने मेरी कॉपी बदल दी है। मैंने तो 2 + 2 = 5 लिखा था। सीन 2, बाजे गाजे वाली मम्मी की एंट्री। तभी स्कूल के बाहर से ढोल नगाड़ों की आवाज आने लगी। ढुम धमा धुम धुम। गेट खुला। एक सजी धजी जीप स्कूल के अंदर आई। जीप के बोनट पर एक बहुत बड़ा मोतीचूर का लड्डू कम से कम 50 किलो का रखा हुआ था और जीप के ऊपर खड़ी थी सविता जी, रुद्र की माँ। उन्होंने गुलाबी साड़ी पहनी थी और उनके चेहरे पर जो चमक थी वो असली सूरज से भी ज्यादा तेज थी। सविता जी ने माइक पकड़ा, कहाँ है मेरा लाल? कहाँ है मेरा आइंस्टाइन का बाप? मेरा बेटा टॉप कर गया। रुद्र ने अपना सिर पेड़ के तने पर दे मारा। धरती फट क्यों नहीं जाती, मैं इसमें समाना चाहता हूँ। सविता जी ने रुद्र को देखा और दौड़कर उसे गले लगा लिया। उन्होंने रुद्र के गाल इतने जोर से चूमे कि रुद्र के गाल लाल टमाटर बन गए। रुद्र, तूने मेरी जिंदगी सफल कर दी। आज मोहल्ले की शर्मा आंटी की तो जलकर राख हो जाएगी। उनका बेटा तो सिर्फ 90% लाया है। रुद्र, माँ प्लीज, सब देख रहे हैं। और ये इतना बड़ा लड्डू क्यों लाई हो? सविता जी, ये पूरा स्कूल खाएगा। और सुन, आज शाम को तेरे लिए न्यूज़ वाले आ रहे हैं। सीन 3, मीडिया का तमाशा, द प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोपहर के 2 बजे स्कूल का मैदान प्रेस कॉन्फ्रेंस में बदल गया। दर्जनों कैमरे, माइक और रिपोर्टर्स रुद्र को घेरे हुए थे। फ्लैश लाइट्स चमक रही थीं। क्लिक क्लिक क्लिक। एक महिला रिपोर्टर ने अपना माइक रुद्र के मुंह में लगभग घुसेड़ते हुए कहा, रुद्र जी, आज तक से मैं अंजना, पूरी दुनिया जानना चाहती है कि आपकी इस सफलता का राज क्या है। आप दिन में कितने घंटे पढ़ते हैं? रुद्र, जो बहुत बोर हो रहा था, ने कहा, घंटे? मैं तो दिन में 12 घंटे सोता हूँ, 4 घंटे नूडल्स खाता हूँ और बाकी टाइम वीडियो गेम खेलता हूँ। रिपोर्टर सन्न रह गए। फिर दूसरे रिपोर्टर ने अपनी अकल लगाई, अद्भुत! दर्शकों, क्या आपने सुना? ये कोई साधारण नींद नहीं है, ये सुपर कॉन्शियस मेडिटेशन है। रुद्र जी सोते हुए ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त करते हैं। और नूडल्स, वो साधारण नूडल्स नहीं, वो ज्ञान के धागे यानी स्ट्रिंग्स ऑफ नॉलेज हैं। रुद्र ने अपना माथा पीट लिया। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सच में आलसी हूँ, मुझे कोई योग वोग नहीं आता। तीसरा रिपोर्टर, देखिए उनका विनम्रता, इतना बड़ा ज्ञानी होने के बावजूद वे खुद को आलसी कह रहे हैं। यही है सच्चे महापुरुष की निशानी। कैमरे चमकने लगे, ब्रेकिंग न्यूज़ चलने लगी। रुद्र शर्मा, एक संत, एक जीनियस और नूडल्स का ब्रांड एम्बेसडर। रुद्र को समझ आ गया कि वो जो भी बोलेगा ये मीडिया वाले उसे महानता का नाम दे देंगे। उसकी लो प्रोफाइल जिंदगी अब हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी थी। और इससे भी बुरी बात, ये खबर शून्य के नए कमांडरों तक पहुंच गई थी। अब रुद्र सिर्फ एक छात्र नहीं, उनका सबसे बड़ा टारगेट था। रुद्र के राज्य टॉपर बनने के बाद से उसके घर का माहौल बिल्कुल बदल चुका था।
अब ये रमेश्वर निवास नहीं बल्कि जीनियस ट्रेनिंग सेंटर लग रहा था। सुबह के 6 बज रहे थे। रुद्र सो रहा था। उसे सपने में मसाला मैगी दिख रही थी। तभी उसके मुंह में कुछ कड़वा और सख्त सा ठूंसा गया। कड़क। रुद्र हड़बड़ाकर उठा। सामने सविता जी खड़ी थी। उनके हाथ में कटोरी थी जिसमें पानी में भीगे हुए बादाम और अखरोट थे। सविता जी, उठ मेरा राजा बेटा, तेरा दिमाग कंप्यूटर है, उसे रैम की ज़रूरत है। ये ले 20 बादाम खा। रुद्र ने थूकने की कोशिश की। माँ, 6 बजे कौन बादाम खाता है, मुझे सोने दो। सविता जी ने आंखें दिखाईं। चुप, न्यूज़ वालों ने कहा है कि अब तेरा नेशनल लेवल का टेस्ट होगा, मुझे कोई रिस्क नहीं लेना। और सुन, आज से तेरे नूडल्स बंद। रुद्र का दिल टूटकर हजारों टुकड़ों में बिखर गया। क्या? नूडल्स बंद? माँ, आप मुझे घर से निकाल दो, पर ऐसा मत कहो। सविता जी, नूडल्स में मैदा होता है, दिमाग सुन्न करता है। आज से तू लौकी का जूस और करेले का सूप पिएगा। टॉपर की डाइट यही होती है। रुद्र मन में रोते हुए, इससे अच्छा तो मैं उस स्याही दानव से हार जाता। 100% लाकर मैंने अपनी ही मौत का सामान बुला लिया। रुद्र ने चुपके से वे बादाम अपने कुत्ते शेरू की तरफ फेंक दिए। शेरू ने कैच कर लिए। मालिक, ये बादाम खाकर तो मैं कुत्तों का आइंस्टाइन बन जाऊंगा। सीन 2, प्रतिद्वंद्वी की एंट्री, द राइवल्स अराइवल। रुद्र स्कूल पहुंचा। उसकी हालत ज़ॉम्बी जैसी थी क्योंकि उसे करेले का सूप पिलाया गया था। लेकिन स्कूल के गेट पर आज एक अलग ही तमाशा था। एक शानदार उड़ती हुई लिमोजीन स्कूल के गेट पर खड़ी थी। उस पर विद्युत अकेडमी का निशान था, जो कि देश का सबसे अमीर और घमंडी स्कूल था। उसमें से एक लड़का बाहर निकला। उसका नाम था आर्या। आर्या ने सफ़ेद और नीले रंग का महंगा सूट पहना था। उसकी आंखों पर एक स्मार्ट ग्लास था जो लगातार डेटा कैलकुलेट कर रहा था। उसके चेहरे पर बहुत ही घमंडी मुस्कान थी। आर्या विद्युत अकेडमी का टॉपर था और उसे ये बर्दाश्त नहीं था कि किसी F क्लास के लड़के रुद्र ने उसका रिकॉर्ड 99.9 तोड़ दिया था। आर्या ने माइक पर कहा, कहाँ है वो चीटर रुद्र? मैं, आर्या, उसे मानसिक युद्ध, मेंटल मैथ एंड स्पेल ड्यूअल के लिए चुनौती देता हूँ। मैं साबित कर दूंगा कि उसका 100% एक तुक्का था। स्कूल के सारे बच्चे जमा हो गए। विक्रम, जो अब रुद्र का खुद घोषित PR मैनेजर बन चुका था, आगे आया। ओए स्मार्ट घड़ी वाले, रुद्र भाई से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लगती है, जा के लाइन में लग। आर्या ने अपनी उंगली चुटकी बजाई। स्नैप! विक्रम के ऊपर एक हल्की सी बिजली गिरी। जट! और विक्रम के बाल खड़े हो गए। आह! करंट लगा। तभी भीड़ को चीरते हुए रुद्र बाहर आया। उसके हाथ में लौकी के जूस की बोतल थी। वह उसे घृणा से देख रहा था। रुद्र, भाई क्या शोर मचा रहे हो? मेरे सिर में पहले ही लौकी की वजह से दर्द है। आर्या ने रुद्र को देखा और हंसा। तो तुम हो रुद्र? तुम तो देखने में एक चपरासी लगते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा रिकॉर्ड तोड़ने की? रुद्र, भाई मुझे कोई शौक नहीं था, वो पेन गलती से चल गया। तुम ले लो मेरी मार्कशीट। आर्या, मैं भीख नहीं मांगता, मैं तुम्हें हराऊंगा। अभी द्वंद्व क्षेत्र में हम जादुई समीकरण का युद्ध लड़ेंगे। सीन 3, मानसिक युद्ध, द मेंटल ड्यूअल। मैदान में दोनों आमने सामने खड़े हो गए। नियम था, एक दूसरे पर बहुत ही जटिल जादुई समीकरण फेंकने हैं। जो उसे दिमाग में हल नहीं कर पाएगा वह उस जादू की मार सहेगा। आर्या ने अपने स्मार्ट ग्लास पर कुछ टाइप किया। शुरुआत करते हैं। विद्युत प्रहार समीकरण। आर्या के हाथों से एक नीली बिजली निकली, लेकिन उसके चारों तरफ गणित के फॉर्मूले, नंबर्स और XYZ हवा में तैर रहे थे। अगर रुद्र ने इसे 3 सेकंड में सॉल्व नहीं किया तो बिजली उसे भस्म कर देगी। रिया चिल्लाई, रुद्र, ये क्वांटम लाइटनिंग है, इसे हल करने में मुझे भी 10 मिनट लगेंगे। बिजली रुद्र के बिल्कुल करीब पहुंच गई। रुद्र को कुछ सॉल्व नहीं करना था, उसे बस नींद आ रही थी। रुद्र ने एक लंबी थकी हुई आह भरी। रुद्र के मुंह से निकली वो आह कोई साधारण हवा नहीं थी। उसमें रुद्र की अमर ऊर्जा का 0.001% हिस्सा था। जैसे ही वो हवा उस बिजली के समीकरण से टकराई, हवा ने सारे नंबरों को XYZ को आपस में लपेट दिया। रुद्र की हवा ने उस समीकरण को फिजिकली सॉल्व कर दिया। सारे नंबर कट गए और जवाब आया 0। फुस! आर्या की भयानक नीली बिजली 1 सेकंड में गायब हो गई और हवा में एक छोटा सा जीरो बनकर आर्या के माथे पर जा लगा।
आर्या पीछे खिसक गया, उसकी आंखें भटी रह गईं। असंभव, तुमने कोई पेन नहीं उठाया, तुमने कोई दिमाग नहीं लगाया, तुमने मेरे क्वांटम स्पेल को सिर्फ एक उबासी से हल कर दिया। भीड़ में सन्नाटा था और फिर विक्रम चिल्लाया, वाह, इसे कहते हैं बिना पेन के पेपर सॉल्व करना। रुद्र भाई ने तो हवा में कैलकुलेटर चला दिया। आर्या का पसीना छूट गया, उसका स्मार्ट ग्लास एरर दिखाने लगा। नहीं, ये विज्ञान के खिलाफ है, मैं हार नहीं मानूंगा। आर्या ने एक साथ 10 स्पेल तैयार किए। ये लो, 10 डिमेंशनल स्पेल। रुद्र ने लौकी का जूस देखा। आर्या भाई, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है जूस की वजह से। ये जूस तुम पियोगे? रुद्र ने वो जूस की बोतल आर्या की तरफ फेंक दी, लेकिन रुद्र ने उसे इतनी परफेक्ट कैलकुलेशन और स्पीड से फेंका कि बोतल हवा में आर्या के 10 जादुओं के वीक पॉइंट से टकराई। ठक 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 10 जादू टूट गए और अंत में वो बोतल सीधा जाकर आर्या के मुंह में फिट हो गई। गप! आर्या के गले में लौकी का जूस चला गया। गुल गुल गुल। छी, ये क्या है? इतना गंदा स्वाद! आर्या घुटनों के बल गिर पड़ा और उसे उल्टियां आने लगी। मेरा पेट, ये कौन सा जहर था? रुद्र पास आया। इसे कहते हैं मम्मी का स्पेशल लौकी जूस। इसमें अच्छे अच्छे टॉपर हार मान लेते हैं। तुम क्या चीज़ हो? आर्या हार चुका था। उसकी टीम उसे स्ट्रेचर पर डालकर वापस ले गई। पूरा दिव्य शक्ति गुरुकुल रुद्र के नाम के नारे लगा रहा था। रुद्र, रुद्र, द अल्टीमेट जीनियस! रुद्र ने अपना सिर पकड़ा। हे भगवान, मैंने इसे हरा दिया। अब मेरी पॉपुलैरिटी और बढ़ जाएगी। मुझे अगले यूनिट टेस्ट में किसी भी कीमत पर फेल होना पड़ेगा, वरना मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फेल होना अमर राजा के लिए पास होने से भी ज्यादा मुश्किल काम है। क्या रुद्र अगली परीक्षा में 0 ला पाएगा? और क्या शून्य का नया हत्यारा स्कूल में दाखिला लेने वाला है? रुद्र की साधारण जिंदगी अब एक सेलिब्रिटी जैसी बन गई थी। 105% लाकर उसने जो गलती की थी, उसकी सजा उसे रोज मिल रही थी। सुबह के 6 बजे थे। रुद्र के कमरे का दरवाजा जोर से खुला। सविता जी माँ अंदर आईं। उनके एक हाथ में बादाम का शेक था और दूसरे हाथ में जनरल नॉलेज यानी जीके की मोटी किताब। उठ जा मेरे आइंस्टाइन, आज तेरा यूनिट टेस्ट है। मुझे शर्मा जी की पत्नी को आज फिर जलाना है। अगर इस बार तेरे 100 में से 99 भी आए तो मैं तेरा प्लेस्टेशन कबाड़ी वाले को दे दूंगी। रुद्र ने रजाई के अंदर से ही रोती हुई आवाज में कहा, माँ, 99% तो बहुत होते हैं और मुझे सोना है। मेरा दिमाग ओवरहीट हो रहा है। सविता जी ने रजाई खींच ली। चुपचाप ये बादाम शेक पी ले और सुन, आज एग्जाम में राइटिंग और अच्छी होनी चाहिए। जा नहा ले। रुद्र भारी कदमों से उठा। हे भगवान, पहले मुझे कमजोर होने का नाटक करना पड़ता था, अब मुझे होशियार बने रहने का टॉर्चर सहना पड़ रहा है। मुझे आज के टेस्ट में किसी भी कीमत पर सिर्फ 33% पासिंग मार्क्स लाने हैं, ना एक कम ना एक ज्यादा, एकदम एवरेज। सीन 2। स्कूल में नई एंट्री, द न्यू असैसिन। दिव्य शक्ति गुरुकुल के गेट पर आज एक नया छात्र खड़ा था। उसने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी थी, लेकिन उसका रंग ढंग बहुत ही डरावना था। उसकी आंखें एकदम काली थीं, बाल आंखों पर गिरे हुए थे और वो हमेशा छाया में खड़ा रहता था। उसका नाम था कबीर। लेकिन वो कोई आम छात्र नहीं था, वो शून्य संगठन का A रैंक हत्यारा था। उसका कोड नेम था छाया खंजर। शून्य के लीडर ने उसे एक ही काम किया था, उस लड़के को खत्म करो जिसने हमारी योजनाओं पर पानी फेरा है। कबीर क्लासरूम में आया और चुपचाप सबसे पीछे एक अंधेरे कोने में बैठ गया। उसने अपनी जेब से एक जहरीली सुई निकाली। ये सुई इतनी पतली थी कि नंगी आंखों से दिखाई नहीं देती थी और इस पर अदृश्य जादू लगा हुआ था। कबीर ने मन में सोचा, रुद्र, लोग कहते हैं तू अमर राजा है, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे साइलेंट किलिंग सिखाई है। आज एग्जाम हॉल में जब तेरा ध्यान पेपर पर होगा, मेरी सुई तेरी गर्दन के पार हो जाएगी। सीन 3। 33% का कैलकुलेशन। एग्जाम शुरू हुआ। विषय था प्राचीन जादुई इतिहास, एंशंट मैजिकल हिस्ट्री। टीचर ने पेपर बांटे। रुद्र ने पेपर देखा। कुल 10 सवाल हैं, हर सवाल 10 नंबर का। मुझे सिर्फ 3 सवाल सही करने हैं और बाकी 7 सवालों में ऐसा कचरा लिखना है कि टीचर मुझे बेवकूफ़ समझे लेकिन फेल न करे। पहला सवाल, महाभारत के युद्ध में इस्तेमाल हुए ब्रह्मास्त्र की ऊर्जा क्षमता कितनी थी? रुद्र ने पेन उठाया और सही जवाब लिखा। 10 नंबर पक्के।
पीछे की सीट पर बैठा कबीर अपनी उंगलियों में वो अदृश्य सुई घुमा रहा था। यही सही मौका है, इसका ध्यान पेपर पर है। कबीर ने अपनी उंगली से एक हल्का सा झटका दिया। सन्नन, हवा चीरने की आवाज़। सुई बिजली की रफ्तार से रुद्र की गर्दन की तरफ उड़ी, लेकिन ठीक उसी नैनो सेकंड में रुद्र को एक जम्भाई आ गई। रुद्र ने जम्भाई लेते हुए अपना सिर पीछे की तरफ झुकाया और दोनों हाथ ऊपर करके अंगड़ाई ली। शू, वो अदृश्य सुई रुद्र की ठुड्डी के ठीक नीचे से बाल बाल बचकर निकल गई। सुई आगे गई और सीधा विक्रम के पेन से जा टकराई। विक्रम का पेन छिटककर नीचे गिर गया। अरे यार, मेरा लकी पेन गिर गया। कबीर की आंखें सिकुड़ गईं। क्या इसने मेरा वार अंगड़ाई लेकर डॉज कर लिया? ये इत्तेफाक था, पक्का इत्तेफाक था। रुद्र अब चौथे सवाल पर था। सवाल, देवताओं और दानवों के बीच हुए समुद्र मंथन में वासुकी नाग का इस्तेमाल क्यों हुआ था? रुद्र को 33% पर रुकना था, इसलिए उसने जानबूझकर गलत जवाब लिखा। क्योंकि वासुकी नाग बहुत लंबी रस्सी की तरह दिखता था और देवताओं के पास कपड़े सुखाने वाली असली रस्सी नहीं थी। रुद्र की जेब में बैठा नागेश रोने लगा। स्वामी, मेरे पूर्वजों की ऐसी बेइज्जती मत करो। पीछे से कबीर ने दूसरी सुई निकाली। इस बार उसने उसमें होस्टिंग मैजिक डाल दिया, टारगेट को फॉलो करने वाला जादू। कबीर ने सुई फेंकी। ये सुई हवा में मुड़कर कर्व लेकर रुद्र के कान की तरफ आई। रुद्र को कान में खुजली हुई। उसने अपना पेन कान में डाला और कान खुजाने लगा। ठक, वो अदृश्य सुई रुद्र के पेन से टकराकर टूटकर गिर गई। कबीर का दिमाग सुन्न हो गया। कान खुजाकर होमिंग नीडल तोड़ दी। ये लड़का राक्षस है। मुझे अपनी अल्टीमेट चाल चलनी पड़ेगी। कबीर ने एक साथ 100 अदृश्य सुइयां हवा में तैयार कीं। अब बचकर दिखा। लेकिन तभी परीक्षा का समय समाप्त होने की घंटी बजी। टन टन टन। टीचर ने कहा, पेन डाउन, सब लोग अपनी कॉपियां आगे बढ़ाएं। रुद्र ने तुरंत अपनी कॉपी उठाई और खड़े होकर टीचर की तरफ बढ़ा दी। जैसे ही रुद्र खड़ा हुआ, वे 100 सुइयां उसके नीचे से, ऊपर से और दाएं बाएं से निकल गईं। एक भी सुई उसे नहीं छुई। रुद्र आराम से बाहर निकल गया। उफ, आज 33 नंबर पक्के, अब मैं चैन से सोऊंगा। कबीर अपनी सीट पर जमा रह गया। 100 सुइयां, एक भी नहीं लगी। ये अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है, मुझे इसे अकेले में पकड़ना होगा। रुद्र स्कूल के कॉरिडोर में टहल रहा था। टेस्ट खत्म हो चुका था। उसने बहुत पानी पी लिया था, इसलिए वो वॉशरूम, बॉयज़ टॉयलेट की तरफ जा रहा था। ये स्कूल का पुराना वॉशरूम था। यहाँ की लाइट हमेशा झपकती रहती थी और नल से पानी टपकता रहता था। टिप टिप टिप। छात्रों के बीच अफवाह थी कि ये वॉशरूम भूतिया है, कोई भी यहाँ अकेले नहीं आता था। रुद्र अंदर गया। शांति, यहाँ कम से कम कोई ऑटोग्राफ मांगने नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही रुद्र अंदर गया, बाहर से दरवाज़ा जोर से बंद हुआ। धड़ाम खट, और पूरे वॉशरूम में एक डार्क सील लग गई। दीवारों पर काले रंग के जादुई मंत्र उभर आए। अब कोई अंदर नहीं आ सकता था और न ही आवाज़ बाहर जा सकती थी। रुद्र ने मुड़कर देखा। दरवाजे के पास कबीर छाया हत्यारा खड़ा था। कबीर ने अपने दोनों हाथों में 2 काले रंग के चमकते हुए खंजर निकाल लिए। कबीर, रुद्र, बहुत भाग लिए। एग्जाम हॉल में तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, लेकिन इस शैडो डोमेन से तुम जिंदा बाहर नहीं जाओगे। रुद्र ने अपना माथा पीटा। यार, इंसान को वॉशरूम में तो शांति से जाने दो, तुम विलेंस का कोई उसूल है कि नहीं? कबीर गुस्से में दहाड़ा। मैं शून्य का सबसे तेज हत्यारा हूं। मेरे खंजर आत्मा को काटते हैं। मरने के लिए तैयार हो जा। कबीर बिजली की रफ्तार से रुद्र की तरफ दौड़ा। उसके खंजर हवा को चीर रहे थे। रुद्र के पास कोई हथियार नहीं था। उसका जंग लगा सरिया उसके बैग में था, जो उसने क्लास में छोड़ दिया था। रुद्र ने जल्दी से अपने आसपास देखा। फर्श पर पानी गिरा हुआ था और वहां एक गीला पोंछा और एक पीला बोर्ड रखा था, जिस पर लिखा था, सावधान, फर्श गीला है, कॉशन, वेट फ्लोर। रुद्र ने वो गीला पोंछा उठा लिया। चलो इसी से काम चलाते हैं। कबीर ने पहला खंजर रुद्र के गले पर चलाया। रुद्र ने अपने हाथ में पकड़े पोंछे को घुमाया। पोंछे के गीले धागे कबीर के खंजर से टकराए। छपाक! गीले पानी और फिनाइल के छींटे कबीर की आंखों में जा गिरे। मेरी आंखें, जल रहा है। रुद्र ने कहा, मैंने कहा था ना, यहाँ सफाई चल रही है, जूते गंदे मत करो। कबीर ने आंखें मली और अंधाधुंध खंजर चलाने लगा। मैं तुझे टुकड़ों में काट दूंगा। रुद्र ने फर्श पर पड़े साबुन के पानी का फायदा उठाया।
वो फर्श पर स्केटिंग करने लगा। रुद्र एक मास्टर स्वॉर्ड्समैन की तरह उस पौंछे को चला रहा था। हर बार जब कबीर खंजर मारता, रुद्र पौंछे की डंडी से उसे ब्लॉक कर देता। ठक छपाक, ठक छपाक। कबीर की हालत खराब हो गई थी। वो दुनिया का सबसे खतरनाक हत्यारा था और उसे एक स्कूल का लड़का पौंछे से पीट रहा था। कबीर ने अपनी सारी शक्ति एक आखिरी बार में लगा दी। शैडो प्रहार। वो हवा में उछला और दोनों खंजर लेकर रुद्र पर झपटा। रुद्र ने वो पीला बोर्ड उठाया, सावधान, फर्श गीला है, और उसे कबीर के ठीक पैरों के नीचे फेंक दिया। जैसे ही कबीर जमीन पर लैंड हुआ, उसका पैर उस बोर्ड और साबुन के पानी पर पड़ा। स्लिप। कबीर का बैलेंस पूरी तरह बिगड़ गया। वो हवा में फिसलते हुए पीछे की तरफ उड़ा और उसका सिर सीधा एक यूरिनल के पाइप से जा टकराया। टन। कबीर बेहोश होकर यूरिनल के अंदर गिर पड़ा। रुद्र ने पोंछा वापस बाल्टी में रखा। मैंने बोर्ड लगाया था कि फर्श गीला है, पढ़ना नहीं आता क्या? तभी वॉशरूम के सबसे आखिरी वाले टॉयलेट का दरवाजा खुला। अंदर से एक भूत बाहर निकला। ये कोई और नहीं, बंटी, जासूस भूत था, जो अब रुद्र के घर काम करता था। बंटी: अरे बॉस, आप यहाँ? मैं तो यहाँ अपने पुराने भूत दोस्तों से मिलने आया था। ये यूरिनल में कौन पड़ा है? रुद्र ने हाथ धोते हुए कहा। कोई नहीं बंटी, एक फर्श साफ करने वाला था, फिसल गया, तुम इसे फ्लश करके बाहर फेंक देना। बंटी: जी बॉस, हो जाएगा। सीन 4, रिजल्ट का सदमा। दोपहर को पूरी क्लास अपनी सीट पर बैठी थी। टीचर ने टेस्ट की कॉपियां चेक कर ली थी। रुद्र अपनी डेस्क पर आराम से बैठा था। चलो 33 नंबर आएंगे, मम्मी थोड़ा डांटेंगी, पर मैं टॉपर की लाइमलाइट से बच जाऊंगा। लाइफ सेट है। टीचर, प्रोफेसर क्रूर ने कॉपियां बांटनी शुरू की। रिया 95%, बहुत अच्छे। विक्रम 20%, तुम फिर फेल हो। विक्रम रोने लगा और फिर टीचर ने रुद्र की कॉपी उठाई। टीचर के हाथ कांप रहे थे। और रुद्र खड़ा हुआ। जी सर, 33%। टीचर: नहीं रुद्र, तुम्हारे हैं 100 में से 100%। रुद्र का दिल रुक गया। क्या 100? लेकिन मैंने तो वासुकी नाग को रस्सी, कपड़े सुखाने वाली रस्सी लिखा था, वो गलत था। टीचर ने चश्मा ठीक किया और पूरी क्लास के सामने कहा। रुद्र, तुम्हारा वो जवाब दार्शनिक था। वासुकी नाग सच में ब्रह्मांड की ऊर्जा को सुखाने वाली रस्सी का प्रतीक है। तुमने इतिहास को एक नए और गहरे नजरिए से लिखा है। शिक्षा मंत्रालय ने तुम्हारे जवाब को गोल्ड स्टैंडर्ड मान लिया है। रुद्र ने अपना सिर डेस्क पर दे मारा। धड़ाम। हे भगवान, मैं गलत जवाब लिखकर भी टॉप कर रहा हूँ, ये कैसी किस्मत है मेरी। विक्रम पीछे से चिल्लाया। रुद्र भाई, तुम तो भगवान हो, तुमने कपड़े सुखाने वाली रस्सी से भी नंबर निकाल लिए। रुद्र समझ गया कि अब दुनिया की कोई भी ताकत उसे जीनियस बनने से नहीं रोक सकती। और उधर शून्य संगठन को भी पता चल गया था कि उनका बेस्ट हत्यारा कबीर एक स्कूल के वॉशरूम में पौंचे से पीटकर फ्लश कर दिया गया है। अब शून्य का लीडर क्या करेगा? क्या वो रुद्र को फंसाने के लिए कोई सुंदरी भेजेगा, या रुद्र की मां सविता जी रुद्र को 100% लाने पर एक और लड्डू खिलाकर मार देंगी? रमेश्वर निवास, रुद्र के घर के बाहर आज मेला लगा हुआ था। न्यूज़ चैनलों की ओबी वैन्स, रिपोर्टर्स और कैमरामैन की भीड़ जमा थी। पूरा देश जानना चाहता था कि दिव्य शक्ति गुरुकुल का वो कौन सा रहस्यमयी छात्र है जिसने गणित के सबसे असंभव सवालों को हल करके 105% अंक हासिल किए हैं। घर के अंदर रुद्र अपने बिस्तर के नीचे छिपा हुआ था। वो अपने कान बंद करके लेटा था। अगर मैं बाहर नहीं निकला तो शायद ये लोग खुद ही चले जाएंगे। तभी पलंग के नीचे झाड़ू का एक जोरदार प्रहार हुआ। सट्टाक। सविता जी, माँ, बाहर निकल नालायक, नेशनल टीवी वाले आए हैं। आज मेरी सहेलियां मुझे टीवी पर देखेंगी। मैंने नई बनारसी साड़ी पहनी है, जल्दी बाहर आ। रुद्र को घसीट कर बाहर निकाला गया। उसे जबरदस्ती एक कड़क सफ़ेद शर्ट और काला पैंट पहनाया गया। उसके बालों में इतना तेल लगा दिया गया कि वे गाय के चाटे हुए लग रहे थे, एकदम चंपू। रुद्र: माँ, मैं कोई नेता हूँ क्या जो इंटरव्यू दूंगा? मुझे नहीं जाना। सविता जी: चुपचाप जो वो पूछे उसका अच्छा जवाब देना, वरना आज रात खाने में तुरई मिलेगी। सीन 1, नेशनल टीवी का लाइव इंटरव्यू। रुद्र को बाहर एक सोफे पर बिठाया गया। उसके सामने देश की सबसे तेज तर्रार रिपोर्टर चित्रा बैठी थी। उनके हाथ में माइक था। कैमरे की लाल बत्ती जली। वी आर लाइव। चित्रा:
नमस्कार दर्शकों, आज हम मौजूद हैं उस चाइल्ड प्रोडिजी, उस जीनियस के घर जिसने शिक्षा जगत में तहलका मचा दिया है। मिलिए रुद्र से। चित्रा ने माइक रुद्र के मुंह के पास किया। रुद्र जी, पूरा देश जानना चाहता है आपकी इस अपार सफलता का राज क्या है। आप दिन में कितने घंटे मेडिटेशन और पढ़ाई करते हैं? रुद्र ने जम्हाई ली। उसे बहुत तेज नींद आ रही थी। घंटे? मैं तो बस कुछ नहीं करता। मेरा मानना है कि अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो दिमाग शांत रहता है, और जब भूख लगे तो समोसा खा लो। चित्रा सन्न रह गई। समोसा? रुद्र की जेब में छिपा नागेश फुसफुसाया। स्वामी, थोड़ा ढंग से बोलिए वरना आंटी मारेंगी। रुद्र ने आगे कहा, हाँ, समोसा। देखो, समोसे का जो बाहरी हिस्सा होता है वो दुनिया का बाहरी आवरण है, इल्यूजन, सख्त और कुरकुरा। लेकिन जो अंदर का आलू है वो आत्मा है। जब तक आप बाहरी आवरण को नहीं तोड़ेंगे आपको अंदर की आत्मा का स्वाद नहीं मिलेगा। इसलिए मैं किताबों को समोसे की तरह देखता हूँ। बस खा जाओ। पिन ड्रॉप साइलेंस। सविता जी अपना माथा पीटने ही वाली थी कि चित्रा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कैमरे की तरफ देखा। दर्शकों, क्या आपने सुना? कितनी गहरी फिलॉसफी है। रुद्र जी कह रहे हैं कि ये भौतिक दुनिया एक इल्यूजन है। उन्होंने अद्वैत वेदांत को एक समोसे के उदाहरण से समझा दिया। द आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग, वो वे, यही है एक सच्चे ज्ञानी की पहचान। रुद्र ने आंखें झपकाई। मैंने ऐसा कब कहा? मुझे तो सच में समोसा खाना था। चित्रा, रुद्र जी, आप युवाओं के लिए क्या संदेश देंगे? यही कि रात को 10 बजे के बाद मोबाइल मत चलाओ, आंखें दर्द करती हैं, और सोने से पहले वाईफाई बंद कर दो। अद्भुत डिजिटल डिटॉक्स का संदेश। रुद्र जी, आप महान हैं। इंटरव्यू खत्म हुआ। रुद्र रातों रात एक आध्यात्मिक गुरु और जीनियस बन गया। सीन 2, स्कूल में नई मुसीबत। अगले दिन रुद्र स्कूल पहुंचा। विक्रम, रिया और जोरावर ने उसका स्वागत तालियों से किया। विक्रम, ओए गुरुजी, लाओ अपने पैर दिखाओ, मुझे भी समोसे वाला ज्ञान चाहिए। रुद्र, विक्रम, अगर तूने मुझे गुरुजी बोला तो मैं तुझे समोसे के अंदर का आलू बना दूंगा। तभी प्रिंसिपल आर्यमान वहां आए। रुद्र, मेरे ऑफिस में आओ, एक बहुत ही जरूरी काम है। प्रिंसिपल ऑफिस में। आर्यमान, रुद्र, तुम्हारे 100% स्कोर और कल के उस शानदार समोसा इंटरव्यू के बाद शिक्षा मंत्रालय ने फैसला किया है कि हमारे स्कूल को एक विशेष सम्मान मिलेगा, लेकिन इसके लिए हमें प्राचीन हथियार प्रदर्शनी, एंशिएंट वेपन्स एग्जीबिशन में हिस्सा लेना होगा। रुद्र, प्रदर्शनी मतलब हमें अपने हथियार दिखाने होंगे? आर्यमान, हाँ, और चूंकि तुम हमारे टॉपर हो, तुम्हें अपने हथियार उस जंग लगे सरिये के साथ स्कूल का प्रतिनिधित्व करना होगा। तुम्हें उसे पॉलिश करवाकर एक असली हथियार जैसा दिखाना होगा, वरना लोग हमारे स्कूल का मजाक उड़ाएंगे। रुद्र ने अपनी जेब से वो जंग लगा सरिया निकाला। ये असल में सुदर्शन चक्र का टुकड़ा था, पर दिखता कबाड़ था। रुद्र, सर, ये पॉलिश नहीं होता, मैंने इस पर हार्पिक लगाकर भी देख लिया, ये ऐसे ही रहता है। आर्यमान, तुम्हें दिल्ली के जादुई चोर बाजार जाना होगा। वहाँ एक लोहार है जो इसे एक अच्छी सी म्यान या कवर दे सकता है। कल तक का समय है। रुद्र ने सिर हिलाया। ठीक है, मतलब आज भी शांति नहीं। सीन 3, नई हथियारिन की एंट्री। उधर शून्य के डाक हेडक्वार्टर में कबीर, जो वॉशरूम में फ्लश हो गया था कि फेल होने के बाद लीडर बहुत गुस्से में था। उसने अपनी सबसे खतरनाक एजेंट को बुलाया। अंधेरे में से एक बहुत ही सुंदर लड़की बाहर आई। उसके हाथ में एक बांसुरी थी। उसका कोड नेम था सुरीली, द सायरन। वो आवाज़ से, साउंड वेव से लोगों के दिमाग के चीथड़े उड़ा सकती थी। लीडर, सुरीली, रुद्र आज चोर बाजार जा रहा है, वहाँ बहुत शोर होता है, तुम्हारे पास मौका है, अपनी बांसुरी से उसे वहीं दफना देना। सुरीली ने मुस्कुराते हुए बांसुरी घुमाई। वो मेरी धुन सुनेगा और हमेशा के लिए सो जाएगा। पुरानी दिल्ली की तंग गलियां, जहां एक तरफ छोले भटूरे की रेहड़ी थी और दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक का कबाड़। इन्हीं गलियों के बीच एक गुप्त रास्ता था जो जादुई चोर बाजार यानी मैजिकल फ्ली मार्केट की तरफ जाता था। रुद्र, रिया और विक्रम ने एक पुरानी फोन बूथ के अंदर जाकर एक सिक्का डाला। जूम, बूथ नीचे जमीन में चला गया और जब दरवाज़ा खुला तो वे एक अंडरग्राउंड मार्केट में थे। यहाँ का नज़ारा चांदनी चौक और हॉगवर्ट्स का मिक्स था। दुकानदार चिल्ला रहे थे, आइए उड़न खटोला लीजिए, 50% डिस्काउंट, ड्रैगन के अंडे 100 रुपये किलो, अदृश्य होने वाला चश्मा गारंटी के साथ।
विक्रम की आंखें चमक गई। वाह रुद्र भाई, मैं वो अदृश्य होने वाला चश्मा लूंगा गर्ल्स हॉस्टल के बाहर। मेरा मतलब है जासूसी के काम आएगा। रिया ने विक्रम के सिर पर एक थप्पड़ मारा। चट, सुधर जा। रुद्र एक दुकान के पास रुका। दुकान के बाहर लिखा था लाला धनीराम, हथियारों के डेंटर पेंटर। लाला धनीराम एक मोटा आदमी था जिसके गले में सोने की 10 चेन्स थीं। रुद्र ने अपना जंग लगा सरिया काउंटर पर रखा। लाला जी, इसके लिए एक अच्छी सी कवर दे दो, लेदर की हो तो बढ़िया। लाला ने सरिये को देखा और हंसने लगा। बेटा, ये क्या कबाड़ उठा लाए? किसी निर्माणाधीन बिल्डिंग से चुराया है क्या? इसके लिए कवर? इसे तो कबाड़ी भी न ले। लाला ने अपनी दुकान की दीवार पर टंगी एक चमकदार लाल रंग की तलवार दिखाई। ये देखो, ये है रक्त पिपासु खंजर, 10 करोड़ की कीमत है। किसी जमाने में असुरों ने इस्तेमाल की थी। इसे कहते हैं हथियार। रुद्र, लाला जी, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे बस मेरे डंडे का कवर दे दो। सीन 2, सरिये की भूख, द हंग्री रॉड। रुद्र ने अपना सरिया काउंटर पर रखा हुआ था। अचानक सरिये ने हल्की सी वाइब्रेशन शुरू की। ब्ज़्ज़। रुद्र की जेब से नागेश ने फुसफुसाया, स्वामी, आपका सरिया, उसे भूख लग रही है। वो उस 10 करोड़ की तलवार को देखकर लार टपका रहा है। रुद्र घबरा गया। उसे पता था कि उसका सरिया कोई आम डंडा नहीं बल्कि एक प्राचीन दिव्य अस्त्र है। और दिव्य अस्त्रों की एक खासियत होती है, वे दूसरे कमज़ोर हथियारों की ऊर्जा को खा जाते हैं, डिवावर। रुद्र ने हाथ बढ़ाकर सरिये को पकड़ने की कोशिश की। नहीं बेटा, उसे मत खाना, मेरे पास 10 करोड़ नहीं है। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सरिये से एक अदृश्य चुंबकीय तरंग निकली। दीवार पर टंगी वो 10 करोड़ की रक्त पिपासु तलवार अचानक कांपने लगी। खड़खड़खड़, तलवार दीवार से उड़ी और सीधा सरिये से आकर चिपक गई। छनननन। एक ही सेकंड में उस चमकदार लाल तलवार की सारी जादुई ऊर्जा, सारा रंग और सारा लोहा रुद्र के सरिये ने सोख लिया। वो 10 करोड़ की तलवार अब बस एक राख का ढेर बनकर जमीन पर गिर पड़ी। लाला धनीराम की आंखें बाहर आ गईं। मेरी 10 करोड़ की तलवार राख बन गई? ओए लड़के, तूने क्या जादू किया? रुद्र ने जल्दी से सरिया अपनी जेब में डाल लिया। मैंने? लाला जी, आपकी तलवार एक्सपायरी डेट पार कर चुकी थी, दीमक लग गई होगी। मुझे कवर नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ। लाला ने अपने 2 राक्षस बाउंसर्स को बुला लिया। इसे पकड़ो, जब तक ये 10 करोड़ नहीं देता ये यहाँ से नहीं जाएगा। रिया ने अपनी तलवार निकाली। विक्रम डर के मारे एक डस्टबिन में छिप गया। रुद्र ने कहा, लाला जी, लड़ाई झगड़ा मत करो, मैं आपको पेटीएम कर दूंगा, EMI पर। सीन 3, सुरीली का हमला। तभी बाजार के स्पीकर से एक बहुत ही तीखी और सुरीली बांसुरी की आवाज़ आने लगी। पी पीऊ। ये आवाज़ इतनी अजीब थी कि इसे सुनते ही लाला धनीराम और उसके बाउंसर्स की आंखें सफ़ेद हो गईं और वे ज़मीन पर बेहोश होकर गिर पड़े। बाजार के बाकी लोग भी अपनी जगह पर जम गए। रिया ने अपने कान पकड़े। रुद्र, ये आवाज़, मेरे दिमाग में सुइयां चुभ रही हैं। रिया भी घुटनों के बल गिर पड़ी। भीड़ के बीच से एक लड़की चलती हुई आई। ये सुरीली थी, शून्य की हत्यारिन। उसके होठों पर एक काली बांसुरी थी। रुद्र, अमर राजा, तुम्हारी मौत का संगीत बज रहा है। ये मृत्यु राग है, इसे जो भी सुनता है उसका दिमाग फट जाता है। रुद्र अपनी जगह पर खड़ा था। उसने अपने कान बंद नहीं किए थे। सुरीली हैरान हुई। तुम बेहोश क्यों नहीं हुए? क्या तुम्हारी सहन शक्ति इतनी ज्यादा है? रुद्र ने अपनी जेब से ईयरफोन्स निकाले जो उसने पहले से लगा रखे थे। सॉरी, क्या कहा तुमने? मैं भोजपुरी गाने फुल वॉल्यूम में सुन रहा था, तुम्हारी बांसुरी की आवाज़ आई ही नहीं। सुरीली का गुस्सा भड़क गया। तुमने मेरे संगीत का अपमान किया। सुरीली ने बांसुरी को अपनी पूरी जादुई शक्ति के साथ बजाया। सोनिक ब्लास्ट। हवा में साउंड वेव्स एक तोप के गोले की तरह रुद्र की तरफ बढ़ीं। ये तरंग इतनी तेज थी कि आसपास की दुकानें उड़ने लगीं। रुद्र ने सोचा, इसे इसी की भाषा में जवाब देना होगा। रुद्र ने पास ही एक खिलौने की दुकान से एक चीज़ उठाई। ये एक सस्ती सी प्लास्टिक की पुंगी थी, यानी सपेरों वाली बीन, जो मेले में 20 रुपए की मिलती है। रुद्र ने पुंगी को होठों से लगाया। रुद्र को सुरताल का कोई ज्ञान नहीं था। उसने अपनी अमर ऊर्जा फेफड़ों में भरी और पूरी ताकत से उस पुंगी को फूंका। पौ 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 पी पू। ये दुनिया का सबसे बेसुरा, कर्कश और कान फाड़ने वाला संगीत था। रुद्र की पुंगी से निकली साउंड वेव ने सुरीली के सोनिक ब्लास्ट को हवा में ही काट दिया। बूम! आवाज़ों के टकराव से एक धमाका हुआ। सुरीली ने अपने कान बंद कर लिए। उसके कानों से खून निकलने लगा। बंद करो, ये क्या है? ये संगीत नहीं, ये ध्वनि प्रदूषण है।
रुद्र ने बजाना बंद नहीं किया। वो मज़े से सिर हिला हिलाकर पुंगी बजा रहा था। पी पू पौ। तभी रुद्र की जेब से नागेश बाहर निकला। पुंगी की आवाज़ सुनकर नागेश का सांप वाला इंस्टिंक्ट जाग गया। नागेश सम्मोहित हो गया और वो हवा में उठकर नागिन डांस करने लगा। नागेश लहराते हुए सुरीली के पास गया और उसने अपनी पूंछ से सुरीली के सिर पर एक जोरदार स्लैप मारा। चटाक। सुरीली का संतुलन बिगड़ा। वो चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। उसकी बांसुरी टूट गई। रुद्र ने पुंगी बजानी बंद की। वाह नागेश, क्या डांस था। मैंने कहा था ना, मेरा संगीत बहुत पावरफुल है। नागेश होश में आते हुए, स्वामी प्लीज अगली बार मुझे पहले ईयर प्लग दे देना, मेरे कान फट गए। सीन 4, घर वापसी और नया ड्रामा। रुद्र ने सुरीली को जादुई पुलिस यानी इंटरपोल के हवाले कर दिया। लाला धनीराम, जो अभी भी बेहोश था, की दुकान से रुद्र ने 100 रुपए में एक सस्ती सी लेदर की म्यान यानी कवर उठाई और अपने सरिये पर चढ़ा ली। चलो 10 करोड़ बच गए। रुद्र और उसकी टीम वापस हॉस्टल आ गए। कल प्राचीन हथियार प्रदर्शनी थी। रुद्र का हथियार अब एक कवर के अंदर था जो बहुत ही आम लग रहा था। लेकिन अगले दिन प्रदर्शनी में एक और स्कूल का छात्र आने वाला था। ये छात्र स्वर्ण अस्त्र यानी गोल्डन वेपन्स का मालिक था और उसे लगता था कि उसका हथियार दुनिया में सबसे श्रेष्ठ है। क्या रुद्र का भूखा सरिया प्रदर्शनी में भी किसी दूसरे हथियार को खा जाएगा? और क्या शून्य का लीडर अब खुद मैदान में उतरेगा? दिव्य शक्ति गुरुकुल का विशाल ऑडिटोरियम आज किसी हथियारों के म्यूजियम जैसा लग रहा था। चारों तरफ मखमल के लाल कपड़ों पर चमकती हुई तलवारें, भाले, धनुष और जादुई गदाएं सजी हुई थी। हवा में धातु और जादुई ऊर्जा की गंध थी। आज यहाँ अंतर विद्यालय प्राचीन हथियार प्रदर्शनी थी। दूसरे स्कूलों के छात्र भी अपने अपने खानदानी और महंगे हथियार लेकर आए थे। विक्रम, जो हमेशा दिखावे में आगे रहता है, अपने सुनहरे भाले को इस तरह पॉलिश किया था कि उसमें किसी का चेहरा भी दिख जाए। रिया, मेरा भाला कैसा लग रहा है? मैंने इसे कार वैक्स से चमकाया है। रिया ने अपना बर्फ का कोड़ा यानी आइस व्हिप एक ठंडे कांच के बक्से में रखा। विक्रम, ये हथियारों की प्रदर्शनी है, कोई ब्यूटी कंटेस्ट नहीं। यहाँ हथियार की ऊर्जा देखी जाती है, चमक नहीं। और हमारा रुद्र? रुद्र सबसे पीछे एक कोने में खड़ा था। उसके सामने एक मेज थी। उस मेज पर उसने अपना वो जंग लगा सरिया रखा था। और उस सरिये पर क्या चढ़ा था? चोर बाजार से खरीदा हुआ 100 रुपए का एक सस्ता नकली लेदर का कवर, जिसमें से धागे निकल रहे थे। रुद्र की जेब से नागेश यानी सांप ने झांका। स्वामी, ये कवर बहुत सस्ता लग रहा है। इसके अंदर से सरिये की जंग दिख रही है। कम से कम इस पर कोई स्टिकर ही चिपका देते। रुद्र ने उबासी ली। नागेश, मुझे कोई फर्स्ट प्राइज नहीं जीतना है, बस हाजिरी लगानी है ताकि प्रिंसिपल सर मेरे नंबर न काट ले। तभी ऑडिटोरियम का मुख्य दरवाज़ा खुला। टूं बजी। एक लड़का अंदर आया। वो लाल और सुनहरे रंग के राजसी कपड़ों में था। उसके पीछे 4 नौकर चल रहे थे जो एक विशालकाय सोने का गधा एक पालकी पर उठाकर ला रहे थे। ये था स्वर्णिम। वो देश के सबसे अमीर स्वर्ण अकादमी का टॉपर था। स्वर्णिम ने अपना काला चश्मा उतारा और घमंड से कहा, क्या यही है वो स्कूल जिसने इस बार बोर्ड में टॉप किया है? मुझे तो यहाँ सिर्फ कबाड़ नजर आ रहा है। स्वर्णिम चलते हुए विक्रम के पास आया। उसने विक्रम के भाले को देखा और हंसा। ये भाला, ये तो पीतल का लग रहा है और चमक तो देखो जैसे किसी बर्तन वाले से खरीदा हो। विक्रम का दिल टूट गया। पीतल? ये 24 कैरेट गोल्ड है भाई। स्वर्णिम ने अपने नौकरों को इशारा किया। नौकरों ने वो सोने का गधा मेज पर रखा। गधे से इतनी तेज रोशनी निकल रही थी कि आसपास के लोग पीछे हट गए। स्वर्णिम, इसे कहते हैं हथियार। ये है सूर्य गधा। इसे मेरे परदादा ने एक ज्वाला राक्षस को मारकर हासिल किया था। इसकी ऊर्जा का स्तर 50,000 पॉइंट है। पूरे हॉल में वाह वाह होने लगी। प्रिंसिपल आर्यमन भी उस गधे को देखकर हैरान थे। ये तो सच में एक एस रैंक हथियार है। स्वर्णिम की नज़र अब कोने में खड़े रुद्र पर पड़ी। स्वर्णिम को पता था कि रुद्र ने ही बोर्ड एग्जाम में 100% यानी 105% नंबर लाकर उसका रिकॉर्ड तोड़ा था। वो रुद्र के पास गया। तो तुम हो रुद्र, देश का नया टॉपर? चलो देखें कि टॉपर का हथियार कैसा है। स्वर्णिम ने अपनी मेज पर रखे उस सस्ते कवर को देखा। उसने अपनी नाक से कोड़ी। छी, ये क्या बदबू है? क्या तुम नाले से कोई पाइप निकाल कर लाए हो?
रुद्र ने अपने ईयरफोन निकाले। सॉरी, कुछ कहा तुमने? मैं गाना सुन रहा था। स्वर्णिम को गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि तुम्हारा हथियार एक कबाड़ है। मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ, हथियार टकराव के लिए। नोट: हथियार टकराव में दोनों हथियारों को एक दूसरे से टकराया जाता है। जिसका हथियार टूट जाए या ऊर्जा खो दे वो हार जाता है। रुद्र ने मना किया। नहीं भाई, रहने दो। अगर मेरा कवर फट गया तो मेरे 100 रुपये बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन प्रिंसिपल आर्यमन ने कहा, रुद्र, ये स्कूल की इज्जत का सवाल है, तुम्हें चुनौती स्वीकार करनी होगी। रुद्र ने गहरी सांस ली। ठीक है, जल्दी करो, मुझे भूख लगी है। सीन 2: सरिये की भूख। स्वर्णिम ने अपना विशालकाय सूर्य गदा दोनों हाथों से उठाया। गदे से आग की लपटें निकलने लगी। पूरा हॉल गर्म हो गया। तैयार हो जा रुद्र, मैं तेरे इस डंडे के चीथड़े उड़ा दूंगा। रुद्र ने अपना सरिया उठाया। उसने कवर भी नहीं हटाया। वो सरिया उस सस्ते लेदर के कवर के अंदर ही था। उसने उसे एक हाथ से ऐसे पकड़ा जैसे कोई डस्टर पकड़ा हो। स्वर्णिम ने पूरी ताकत से अपना सूर्य गदा हवा में घुमाया और सीधा रुद्र के सरिये पर दे मारा। हिया! सबने आंखें बंद कर ली। उन्हें लगा कि रुद्र का हाथ टूट जाएगा और उसका डंडा राख बन जाएगा। ठक! टकराने की आवाज आई, लेकिन ये कोई धमाका नहीं था। ये आवाज वैसी थी जैसे किसी ने लोहे पर दांत गड़ाए हों। क्रंच! सबने आंखें खोली। नजारा कुछ और ही था। स्वर्णिम का विशाल सूर्य गदा रुद्र के सरिये से टकराकर रुक गया था, लेकिन गदे की आग बुझ गई थी। और सिर्फ आग ही नहीं, उस 100 रुपए के सस्ते कवर के अंदर से रुद्र के जंग लगे सरिये में एक अदृश्य मुंह खोला था और वो उस 50,000 पॉइंट वाले सूर्य गदे की सारी जादुई ऊर्जा को चूस रहा था। स्लर्प स्लर्प, यानी स्ट्रॉ से जूस पीने जैसी आवाज। स्वर्णिम की आंखें बाहर आ गईं। ये क्या हो रहा है? मेरा गदा हल्का क्यों हो रहा है? इसकी चमक कहाँ गई? सिर्फ 3 सेकंड के अंदर वो महान सूर्य गधा जो 24 कैरेट सोने का था और आग उगलता था, अब एक सूखे हुए कोयले के टुकड़े में बदल गया था। उसकी सारी ऊर्जा, सारा सोना रुद्र के सरिये ने नाश्ते के रूप में खा लिया था। कड़क! स्वर्णिम के हाथ में पकड़ा हुआ वो गदा टूटकर मिट्टी की तरह जमीन पर गिर गया, भुरभुरा होकर। पिन ड्रॉप साइलेंस। हॉल में कोई सांस भी नहीं ले रहा था। रुद्र ने अपना सरिया हिलाया। उसे ऐसा लगा जैसे सरिया डकार ले रहा हो। रुद्र ने धीरे से कहा, मैंने कहा था ना, मेरा हथियार बहुत भूखा रहता है। अब मुझे इसके कवर पर टेप लगानी पड़ेगी। स्वर्णिम घुटनों के बल गिर पड़ा। वो रोने लगा, जोर जोर से, बच्चों की तरह। मेरा गदा, मेरे परदादा की निशानी, तुमने उसे मिट्टी बना दिया। मैं अपने पापा को क्या मुंह दिखाऊंगा? विक्रम, जो अपनी बेइज्जती का बदला पूरा होता देख खुश था, उसने ताली बजाई। वाह रुद्र भाई, क्या बात है! 100 रुपए के कवर ने करोड़ों के गधे को कोयला बना दिया। रुद्र ने स्वर्णिम के कंधे पर हाथ रखा। रोना मत भाई, मिट्टी से ही सब बने हैं, मिट्टी में ही मिल जाएंगे। थोड़ा आध्यात्मिक सोचो। सीन 3: खतरे की घंटी। प्रदर्शनी में रुद्र का डंका बज गया था, लेकिन इस हंगामे के बीच कोई एक था जो तालियां नहीं बजा रहा था। ऑडिटोरियम के ऊपर छत की एक खिड़की पर एक साया बैठा था। वो शून्य का एक नया एजेंट था। उसका पूरा शरीर लोहे का बना था। उसकी आंखों में लाल सेंसर लगे थे। ये था लौह दानव। इसका काम था दुनिया के सबसे शक्तिशाली हथियारों को चुराना। लौह दानव ने अपने कम्युनिकेटर पर कहा, लीडर, मुझे वो हथियार मिल गया है। रुद्र का वो सरिया कोई आम डंडा नहीं है, वो एक हथियार भक्षक है। मैं उसे चुराने जा रहा हूँ। नीचे प्रिंसिपल आर्यमन ने माइक पर कहा। प्रदर्शनी का पहला भाग समाप्त हुआ। अब सब छात्र अपने हथियारों को सुरक्षा कक्ष यानी वॉल्ट में रखेंगे और लंच के लिए जाएंगे। रुद्र ने अपना सरिया सुरक्षा कक्ष में रख दिया, हालांकि वो उसे अपने साथ कैंटीन ले जाना चाहता था। चलो, कम से कम 1 घंटे के लिए मुझे इस भारी डंडे से छुटकारा मिला। दिव्य शक्ति गुरुकुल की कैंटीन में रुद्र मजे से छोले भटूरे खा रहा था। रिया उसके सामने बैठी थी। रुद्र, तुमने जो सूर्य गदा के साथ किया वो कोई चमत्कार नहीं था। तुम्हारा हथियार असल में क्या है? वो सुदर्शन चक्र का टुकड़ा है ना? रुद्र ने भटूरा चबाते हुए कहा। रिया, तुम बहुत सवाल पूछती हो। वो बस एक सरिया है, थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन है बस। तभी पूरे स्कूल में लाल बत्तियां जलने लगी। इमरजेंसी! सुरक्षा कक्ष का अलार्म बज रहा है। कोई हथियारों की तिजोरी तोड़ रहा है। विक्रम के हाथ से भटूरा गिर गया।
मेरा सुनहरा भाला वो तिजोरी में है, कोई मेरा भाला चुरा रहा है। रुद्र ने अपनी प्लेट उठाई। अरे यार, क्या मैं एक दिन शांति से लंच नहीं कर सकता? सीन 1, तिजोरी का नजारा। रुद्र, रिया, विक्रम और प्रिंसिपल आर्यमन दौड़कर सुरक्षा कक्ष पहुंचे। दरवाजा टूटा हुआ था। अंदर का नजारा डरावना था। वहां लौ दानव खड़ा था। वो अपने हाथों से एक चुंबकीय क्षेत्र बना रहा था। उसकी शक्ति इतनी भयानक थी कि कक्ष में रखे सारे हथियार, रिया की बर्फ की तलवार, विक्रम का भाला और दूसरे छात्रों के सैकड़ों हथियार हवा में तैर रहे थे और उस दानव के शरीर से चिपक रहे थे। दानव उन हथियारों को पिघलाकर अपने शरीर में मिला रहा था। उसने हंसते हुए कहा, मैं धातुओं का स्वामी हूँ। तुम्हारे ये खिलौने अब मेरी शक्ति बन जाएंगे। विक्रम रोने लगा। मेरा भाला, वो उसे पिघला रहा है। रिया ने अपना जादू चलाने की कोशिश की, लेकिन बिना तलवार के उसकी शक्ति आधी थी। दानव की नज़र अब एक ही हथियार पर थी, रुद्र का जंग लगा सरिया। सरिया अपनी जगह एक शीशे के बक्से में रखा था। दानव ने अपनी चुंबकीय शक्ति को उस सरिये की तरफ घुमाया और अब इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली हथियार, मेरे पास आओ। दानव ने एक बहुत तेज चुंबकीय खिंचाव पैदा किया। जूम! हवा का दबाव बढ़ गया, लेकिन इस बार सरिया अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। वो शीशे के बक्से में आराम से पड़ा रहा। लौ दानव कंफ्यूज हो गया। क्या ये लोहा नहीं है क्या? ये मेरी चुंबक से क्यों नहीं खींच रहा? दानव ने अपनी शक्ति 100% कर दी। उसका शरीर लाल हो गया। आ जाओ मेरे पास। सरिया अभी भी नहीं हिला, लेकिन इस बार सरिये ने कुछ और ही किया। सीन 2, सरिये का एटीट्यूड। रुद्र, जो दरवाजे पर खड़ा था, मुस्कुराते हुए कहा, अंकल, वो सरिया है, कोई पालतू कुत्ता नहीं जो बुलाने पर आ जाए, और उसे आपके जैसी सस्ती चुंबक पसंद नहीं है। सरिये को गुस्सा आ गया था। वो हथियार जो किसी जमाने में देवताओं का अस्त्र था, उसे एक साधारण राक्षस अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था। ये सरिये की ईगो पर लग गई। सरिया अचानक हवा में खुद ब खुद उठा। दानव खुश हो गया। हाँ, आ रहा है। लेकिन सरिया दानव के हाथ में नहीं गया। वो हवा में एक रॉकेट की तरह घूमा और सीधा दानव के सिर पर जा बजा। ठन! बर्तन बजने जैसी तेज आवाज। दानव का सिर, जो लोहे का था, चकरा गया। ये तो मार रहा है। सरिया अब ऑटो पायलट मोड में आ गया था। रुद्र के बिना छुए वो सरिया हवा में नाच रहा था और दानव की धुलाई कर रहा था। ठाक, चटाक, बूम! सरिया दानव के घुटनों पर, कोहनियों पर और पीठ पर लगातार वार कर रहा था। विक्रम ने आंखें फाड़ कर देखा। रुद्र भाई, तुम्हारा डंडा खुद लड़ रहा है, इसमें ब्लूटूथ है क्या? रुद्र ने हाथ बांधकर दीवार का सहारा लिया। हाँ, इसे कहते हैं स्मार्ट वेपन। ये मेरी मेहनत बचाता है। लौ दानव परेशान हो गया। वो एक डंडे को पकड़ नहीं पा रहा था। रुक जा, मैं तुझे पिघला दूंगा। दानव ने अपने हाथों से 5000 डिग्री की आग छोड़ी, लेकिन सरिये ने उस आग को बीच में ही चीर दिया और वो दानव की छाती में जा घुसा। पार नहीं हुआ, बस जोर से लगा। सरिये ने फिर से अपना भूखा मुंह खोला। स्लर्प, स्लर्प। इस बार सरिये ने किसी हथियार को नहीं खाया। उसने लौ दानव के शरीर की धातु को, यानी मेटल को, खाना शुरू कर दिया। दानव का शरीर, जो लोहे का था, पिघलकर सरिये के अंदर जाने लगा। दानव चीखने लगा, नहीं, ये क्या है? ये मुझे खा रहा है। मेरा शरीर गायब हो रहा है। 10 सेकंड के अंदर वो 15 फीट का विशालकाय लौह दानव सिकुड़कर एक टीन के डिब्बे जितना छोटा हो गया। सरिये ने उसकी सारी ऊर्जा और धातु सोख ली थी। सरिया हवा में रुक गया। उसने एक जोरदार, अदृश्य डकार ली और फिर वो उड़ता हुआ वापस आया और रुद्र के हाथ में आकर शांति से बैठ गया, जैसे कोई आज्ञाकारी कुत्ता अपने मालिक के पास आता है। रुद्र ने सरिये को थपथपाया। गुड बॉय, पेट भर गया। रिया, विक्रम और प्रिंसिपल आर्यमन सन्न थे। आर्यमन, रुद्र तुम्हारा हथियार जीवित है, इसने एक राक्षस को खा लिया। रुद्र ने उस बचे हुए टीन के डिब्बे को लात मारी। सर, ये राक्षस कबाड़ का बना था। मेरे सरिये ने बस स्वच्छ भारत अभियान में योगदान दिया है। लौ दानव, जो अब टीन के डिब्बे के अंदर कैद था, रोती हुई पतली आवाज में बोला, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे शून्य के लीडर ने भेजा था, मैं तुम्हें एक राज बता सकता हूँ। रुद्र ने डिब्बे को उठाया। राज? कैसा राज? टीन के डिब्बे ने कहा। शून्य,
वो हार नहीं माना है। उसने स्कूल के नीचे एक आयामी दरार खोल दी है। वो छाया टूर्नामेंट शुरू कर रहा है। अगर तुम उसमें नहीं आए तो ये स्कूल हमेशा के लिए उस दरार में समा जाएगा। प्रिंसिपल आर्यमन का चेहरा पीला पड़ गया। आयामी दरार? अगर वो खुल गई तो स्कूल का नामो निशान मिट जाएगा। रुद्र ने उस टीन के डिब्बे को डस्टबिन में डाल दिया। यार, ये शून्य वाले एक के बाद एक गेम क्यों खेलते हैं? कभी एग्जाम, कभी टूर्नामेंट। ठीक है, अगर उन्हें छाया टूर्नामेंट खेलना है तो मैं भी अपना जुगाड़ लेकर आऊंगा। क्या रुद्र और उसकी टीम शून्य के इस खतरनाक टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे? और इस बार रुद्र अपनी अमर शक्ति का इस्तेमाल कैसे करेगा? दिव्य शक्ति गुरुकुल के सुरक्षा कक्ष यानी वॉल्ट में सन्नाटा पसरा हुआ था। वो विशालकाय लौह दानव अब एक टीन के डिब्बे में बदल चुका था और कचरे के डिब्बे में पड़ा था। लेकिन उस दानव की आखिरी चेतावनी पूरे कमरे में गूंज रही थी। स्कूल के नीचे एक दरार खुल चुकी है। प्रिंसिपल आर्यमन, रुद्र, रिया और विक्रम तुरंत बेसमेंट की तरफ दौड़े। बेसमेंट का सबसे निचला हिस्सा, जिसे वर्षों से बंद रखा गया था, आज एक अजीब सी बैंगनी रोशनी यानी पर्पल ग्लो से चमक रहा था। हवा में एक अजीब सा खिंचाव था। ऐसा लग रहा था जैसे गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी उल्टा काम कर रहा हो। रुद्र ने अपनी जेब में हाथ डाला और उबासी लेते हुए कहा, सर, ये बेसमेंट कम और डिस्कोथेक ज्यादा लग रहा है। क्या हम यहाँ पार्टी करने आए हैं? आर्यमन का चेहरा पीला पड़ चुका था। उन्होंने कांपती हुई उंगली से सामने की ओर इशारा किया। फर्श के बीचों बीच एक विशालकाय काली और बैंगनी दरार खुल गई थी। ये दरार किसी ब्लैक होल की तरह दिख रही थी। उसमें से डरावनी फुसफुसाहटें आ रही थीं। आसपास रखी पुरानी डेस्क, कुर्सियां और किताबें धीरे धीरे उस दरार के अंदर खिंच रही थीं और हवा में गायब हो रही थीं। विक्रम ने डर के मारे रिया के पीछे छिपने की कोशिश की। अरे बाप रे, ये तो वैक्यूम क्लीनर की तरह सब कुछ निगल रहा है। रुद्र भाई, मेरा नया आईफोन मेरी जेब में है, कहीं ये उसे न खींच ले। तभी उस दरार के अंदर से एक काला चर्म पत्र हवा में उड़ता हुआ बाहर आया। ये पत्र किसी तीर की तरह सीधा आकर प्रिंसिपल आर्यमन के पैरों के पास गिरा। पत्र पर लाल आग से कुछ शब्द लिखे हुए थे। आर्यमन ने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। शून्य के सम्राट की ओर से दिव्य शक्ति गुरुकुल को आमंत्रण। छाया टूर्नामेंट का आगाज हो चुका है। हम तुम्हें 5 छात्रों की एक टीम भेजने की चुनौती देते हैं। अगर तुमने चुनौती स्वीकार नहीं की या तुम्हारी टीम हार गई तो ये दरार पूरे स्कूल, तुम्हारे शहर और तुम्हारी दुनिया को निगल लेगी। समय 1 घंटा। रिया ने अपनी तलवार की मूठ को कसकर पकड़ा। ये एक सुसाइड मिशन है। वे हमें अपने इलाके में बुला रहे हैं जहां उनके नियम चलेंगे। रुद्र ने अपने जंग लगे सरिये को कंधे पर रखा। रिया, नियम चाहे उनके हों, लेकिन गेम तो हम अपने स्टाइल से खेलेंगे। वैसे भी अगर स्कूल गायब हो गया तो मेरी अटेंडेंस का क्या होगा? मुझे 75% अटेंडेंस चाहिए, वरना एग्जाम में नहीं बैठने देंगे। प्रिंसिपल आर्यमन ने गहरी सांस ली। रुद्र, तुम टीम के कप्तान हो, अपनी टीम चुनो। हमारे पास सिर्फ 1 घंटा है। सीन 2, टीम का चुनाव और बहानेबाजी। रुद्र ने मुड़कर विक्रम की तरफ देखा। विक्रम तुरंत जमीन पर लेट गया और अपना पेट पकड़ने लगा। आह, मेरा पेट! मुझे अपेंडिक्स का दर्द हो रहा है। मेरे सिर में माइग्रेन है। मेरे घुटनों में पानी भर गया है। विक्रम भाई, मैं नहीं जा सकता। रुद्र ने विक्रम को कॉलर से पकड़कर उठाया। विक्रम, तेरा अपेंडिक्स पिछले महीने ही निकाला जा चुका है। तू टीम का हिस्सा है, चुपचाप खड़ा रह। टीम तय हो गई। रुद्र कप्तान, जो जाना नहीं चाहता पर मजबूरी है। रिया उप कप्तान, जो हमेशा लड़ने को तैयार है। विक्रम हवा का झोंका, जो सिर्फ भागने में माहिर है। जोरावर आग का राजकुमार, जो हमेशा अति आत्मविश्वास में रहता है। नागेश सांप या इंसान, जिसे हर आयाम में सिर्फ स्नैक्स की तलाश रहती है। जाने से ठीक पहले रुद्र का मोबाइल बजा। स्क्रीन पर मम्मी का नाम चमक रहा था। रुद्र ने घबराकर फोन उठाया। हेलो माँ। सविता जी की आवाज़ फोन से गूंजी। कहाँ है तू? मैंने न्यूज़ में देखा कि स्कूल के ऊपर काले बादल छाए हैं। सुन, मुझे नहीं पता तू किस राक्षस से लड़ने जा रहा है, लेकिन खाली पेट मत जाना। रुद्र, माँ, मेरे पास टाइम नहीं है। चुप, मैंने ड्राइवर काका के हाथ एक पार्सल भेजा है, गेट पर जाकर ले ले। उसमें सत्तू का पाउडर और पंजीरी है। दूसरे लोक में क्या पता खाना कैसा मिले। सत्तू घोलकर पी लेना, एनर्जी रहेगी। रुद्र के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। ठीक है माँ, मैं सत्तू पी लूंगा। रुद्र को पता था कि ब्रह्मांड का कोई भी अमृत उसकी माँ के बनाए सत्तू का मुकाबला नहीं कर सकता। सीन 3, दरार के अंदर छलांग। टीम बेसमेंट में उस भयानक दरार के सामने खड़ी थी।
दरार से ठंडी और चुभने वाली हवा आ रही थी। रुद्र ने अपना सत्तू का डब्बा बैग में सुरक्षित रखा। उसने अपने पालतू कुत्तों शेरू और टिंगू को बैग की साइड पॉकेट में छुपा लिया। रुद्र ने कहा, दोस्तों, अंदर क्या है हमें नहीं पता, बस एक दूसरे का हाथ पकड़कर रखना। अगर विक्रम डरे तो उसे धक्का दे देना। विक्रम, रुद्र भाई, ये कैसी मोटिवेशनल स्पीच है? जोरावर ने अपनी मुट्ठियों में आग जलाई। मैं तैयार हूँ, चलो इस दरार को जलाते हैं। रिया ने अपनी आंखें बंद की और प्रार्थना की। रुद्र ने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, चलो स्कूल ट्रिप शुरू। पांचों ने एक साथ उस आयामी दरार के अंदर छलांग लगा दी। जूम! अंदर का सफर किसी रोलर कोस्टर से भी ज्यादा भयानक था। चारों तरफ रंग बिरंगी रोशनी, टूटते हुए तारे और डरावनी परछाइयां घूम रही थीं। गुरुत्वाकर्षण लगातार बदल रहा था। कभी वे ऊपर गिर रहे थे, कभी नीचे। विक्रम चीख रहा था, मुझे उल्टी आ रही है, मेरे पेट का समोसा बाहर आ जाएगा। नागेश, जो इंसान के रूप में था, मजे से हवा में तैर रहा था। स्वामी, ये तो अम्यूजमेंट पार्क की तरह है। वुहू! अचानक एक तेज सफेद रोशनी चमकी और वे सब एक सख्त जमीन पर जाकर गिरे। धड़ाम, धप, क्रैश। सीन 4, छायालोक का अखाड़ा। धूल छटी। रुद्र ने उठकर अपने कपड़े झाड़े। उसने अपने चारों तरफ देखा। वे छायालोक में आ चुके थे। ये कोई साधारण जगह नहीं थी। आसमान का रंग गहरा हरा था। बादलों की जगह हवा में उड़ते हुए कंकाल मंडरा रहे थे। वे एक विशालकाय काले पत्थर के अखाड़े के बीचों बीच खड़े थे। ये अखाड़ा इतना बड़ा था कि इसमें कई शहर समा सकते थे। अखाड़े के चारों तरफ दर्शक दीर्घा बनी थी, जिसमें लाखों छाया राक्षस, एलियंस और डार्क मैजिशियंस बैठे थे। वे सब शोर मचा रहे थे, इंसान आ गए, इंसान आ गए, आज खून बहेगा। अखाड़े के बिल्कुल सामने हवा में एक तैरता हुआ मंच था। उस मंच पर एक अजीबोगरीब जीव खड़ा था, जिसके शरीर पर एक चमकीला सूट था, लेकिन उसका सिर एक इंसान का नहीं बल्कि एक टेलीविजन का था। ये इस टूर्नामेंट का होस्ट था, मिस्टर ग्लिच। मिस्टर ग्लिच के टेलीविजन वाले चेहरे पर स्माइली बनी और उसने माइक पर चिल्लाकर कहा, देवियों, सज्जनों और परग्रही जीवों, छाया टूर्नामेंट में आपका स्वागत है। और हमारी आज की बकरा, मेरा मतलब है मेहमान टीम है पृथ्वी के दिव्य शक्ति गुरुकुल से। लाखों राक्षसों ने तालियां और सीटियां बजाईं। मिस्टर ग्लिच ने आगे कहा, नियम बहुत सरल हैं। 3 राउंड होंगे। जो टीम आखिरी तक जिंदा बचेगी वो जीत जाएगी। अगर इंसान हारे तो उनकी दुनिया खत्म। क्या आप तैयार हैं? विक्रम, कांपते हुए, नहीं, मुझे घर जाना है, मेरा पेट खराब है। रुद्र ने आगे बढ़कर कहा, मिस्टर टीवी हेड, राउंड शुरू करो, मुझे अपना सत्तू पीना है। क्या रुद्र और उसकी टीम मौत के इस खेल का पहला राउंड पार कर पाएगी? छायालोक के उस खौफनाक अखाड़े में टीवी सिर वाला अनाउंसर मिस्टर ग्लिच अपनी इलेक्ट्रॉनिक हंसी हंस रहा था। तो चलिए शुरू करते हैं पहला राउंड। इसका नाम है भ्रांतियों की भूल भुलैया, द लैबिरिंथ ऑफ इल्यूजन्स। इस राउंड में आपकी टीम को अलग अलग कर दिया जाएगा। आपको इस भूल भुलैया के केंद्र यानी सेंटर तक पहुंचना है। लेकिन याद रहे, ये भूल भुलैया आपके दिमाग को पड़ती है और आपके सबसे बड़े डर को जिंदा कर देती है। इससे पहले कि रुद्र कुछ कह पाता, अखाड़े की जमीन अचानक फटने लगी। क्रैक क्रैक क्रैक। जमीन के नीचे से विशालकाय काली दीवारें तेजी से ऊपर उठने लगी। पलक झपकते ही पूरा अखाड़ा एक अंतहीन भूल भुलैया यानी एंडलेस मेज में बदल गया। दीवारें इतनी ऊंची थीं कि आसमान नहीं दिख रहा था। और सबसे बुरी बात, रुद्र, रिया, विक्रम, जोरावर और नागेश सब एक दूसरे से अलग हो चुके थे। हर कोई भूल भुलैया के एक अलग कोने में था। रिया और जोरावर का संघर्ष। रिया एक ठंडे और अंधेरे गलियारे में अकेली खड़ी थी। रुद्र, विक्रम, उसने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया। तभी उसके सामने एक परछाई उभरी। वो परछाई उसके पिता की ही थी, जो उसे कह रहे थे कि वो कमजोर है और सन ग्रुप के लायक नहीं है। रिया समझ गई, ये मेरा डर है। उसने अपनी तलवार निकाली और अपने डर का डट कर सामना करने लगी। उधर जोरावर के गलियारे में अचानक पानी की बाढ़ आ गई। आग के जादूगर के लिए पानी से बड़ा कोई डर नहीं होता। जोरावर अपनी जान बचाने के लिए दीवारों पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। विक्रम की लकी बेवकूफी। अब बात करते हैं विक्रम की। विक्रम एक बहुत ही डरावने हिस्से में था। यहाँ की दीवारों पर कंकाल लटके हुए थे। विक्रम रोते हुए चल रहा था, मम्मी मुझे बचा लो, मैं कभी जंक फूड नहीं खाऊंगा, रोज नहाऊंगा। तभी उसके सामने एक भारी कदमों की आवाज आई। धम धम धम। दीवार के पीछे से एक विशालकाय मिनोटॉर बाहर निकला। उसके हाथ में एक खूनी कुल्हाड़ी थी। मिनोटॉर ने दहाड़ लगाई, मैं तेरी हड्डियों का चूर्ण बनाऊंगा। विक्रम की चीख निकल गई।
विक्रम पीछे मुड़कर भागने लगा। मिनोटॉर उसके पीछे दौड़ा। सांड की रफ्तार बहुत तेज थी। वो विक्रम के बिल्कुल करीब पहुंच गया। कुल्हाड़ी हवा में उठी। विक्रम ने भागते भागते अपनी जेब में हाथ डाला ताकि वो कोई जादुई पर्ची निकाल सके जो उसने छुपा रखी थी, लेकिन हड़बड़ाहट में उसकी जेब से पर्ची की जगह उसकी कांच की गोलियों का डिब्बा निकल गया जो वो बचपन से अपने साथ रखता था। डिब्बा जमीन पर गिरा और सैकड़ों गोलियां फर्श पर बिखर गईं। मिनोटॉर पूरी रफ्तार में था। जैसे ही मिनोटॉर का पैर उन कांच की गोलियों पर पड़ा, स्लिप, विशालकाय सांड का बैलेंस पूरी तरह बिगड़ गया। वो हवा में 10 फीट ऊपर उछला। मूं! वो सीधा सिर के बल भूल भुलैया की एक बहुत ही मजबूत पत्थर की दीवार से जा टकराया। धड़ाम! क्रैक! दीवार टूट गई और मिनोटॉर का सिर दीवार के अंदर फंस गया। वो वहीं बेहोश हो गया। विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। अरे वाह, मैंने एक मिनोटॉर को हरा दिया, वो भी बिना छुए। मैं तो सच में बाहुबली हूँ। विक्रम का डर गायब हो गया और वो सीना चौड़ा करके आगे बढ़ने लगा। रुद्र की नींद का डर। और अब हमारा हीरो रुद्र एक बहुत ही शांत गलियारे में चल रहा था। वो उबासी ले रहा था। ये भूल भुलैया बहुत बड़ी है, चलते चलते मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। तभी भूल भुलैया ने रुद्र का दिमाग पढ़ना शुरू किया। दीवारों से एक आवाज गूंजी, रुद्र, अवर राजा, हम जानते हैं कि तुम्हें किस चीज से डर लगता है। हम तुम्हारा सबसे बुरा दुष्स्वप्न जिंदा करेंगे। रुद्र रुक गया। मेरा सबसे बुरा सपना? क्या यहाँ टिंडे की सब्जी मिलने वाली है? सामने एक पर्दा हटा और जो दृश्य सामने आया उसे देखकर रुद्र के रोंगटे खड़े हो गए। वहाँ एक स्कूल का क्लासरूम बना हुआ था और उस क्लासरूम में सविता जी यानी मम्मी खड़ी थी, हाथ में एक बहुत बड़ा डंडा लिए, और डेस्क पर गणित की हजारों किताबें रखी थीं। नकली मम्मी ने चिल्लाकर कहा, रुद्र, तेरा आज का टारगेट है 10,000 गणित के सवाल हल करना, बिना ब्रेक के, बिना नूडल्स के, और अगर तूने एक भी गलती की तो तेरा प्लेस्टेशन खिड़की से बाहर। रुद्र की आंखों में असली खौफ आ गया। नहीं, 10,000 सवाल, ये मौत से भी बदतर है। ये भूल भुलैया बहुत क्रूर है। भूल भुलैया की आवाज हंसी। हा हा हा, डरो, अपने डर के सामने घुटने टेक दो। रुद्र ने गहरी सांस ली। अगर मुझे 10,000 सवाल हल करने पड़े तो मेरे सोने का टाइम खत्म हो जाएगा। रुद्र का डर अचानक भयंकर गुस्से में बदल गया। उसकी आंखें सुनहरी चमकने लगी। रुद्र ने अपनी जेब से अपना जंग लगा सरिया निकाला। तुमने मेरी शांति भंग की है। रुद्र ने उस सरिये को हवा में उठाया और बस एक बार अपनी सामान्य शक्ति का सिर्फ 0.5% इस्तेमाल करते हुए उसे भूल भुलैया के दीवार पर हल्का सा टैप किया। ठक! ये हल्का सा स्पर्श एक प्रलयंकारी भूकंप में बदल गया। सरिये के टकराने की जगह से एक सुनहरी शॉकवेव निकली। ये शॉकवेव इतनी शक्तिशाली थी कि उसने सिर्फ उस दीवार को नहीं तोड़ा, बल्कि पूरी की पूरी भूल भुलैया को ही जड़ से उखाड़ दिया। बूम! क्रैश! भड़ाम! सेकंडों के अंदर वो अजय भूल भुलैया, जिसकी दीवारें काले जादू से बनी थी, कांच के टुकड़ों की तरह चकनाचूर हो गईं। चारों तरफ धूल का गुबार छा गया। शौक में अनाउंसर, जब धूल छटी तो नजारा हैरान करने वाला था। कोई भूल भुलैया नहीं बची थी। पूरा अखाड़ा एकदम सपाट और साफ हो चुका था। रुद्र, रिया, विक्रम, जोरावर और नागेश सब एक दूसरे को देख सकते थे। वे सब अब अखाड़े के बीचों बीच खड़े थे। विक्रम ने हाथ हिलाया। अरे, दीवारें कहाँ गईं? मैंने अभी अभी एक सांड को मारा था। मंच पर खड़ा मिस्टर ग्लिच सन्न रह गया। उसका टीवी स्क्रीन झिलमिलाने लगा। सिस्टम एरर, सिस्टम एरर। ये कैसे हुआ? हमारी अभेद्य भूल भुलैया को किसी ने एक झटके में तोड़ दिया। लाखों राक्षसी दर्शक चुप हो गए थे। उनमें खौफ फैल गया था। ये लड़का कौन है? इसने भूल भुलैया को हैक कर लिया। रुद्र ने अपना सरिया वापस जेब में रखा। वो अपनी टी-शर्ट से धूल झाड़ते हुए आगे बढ़ा। रुद्र ने मिस्टर ग्लिच को देखा और बहुत ही कैजुअल अंदाज में कहा, भाई, तुम्हारी भूल भुलैया के रास्ते बहुत टेढ़े मेढ़े थे। मुझे शॉर्टकट पसंद है, तो मैंने दीवारें ही हटा दी। अब बताओ, राउंड 2 क्या है और लंच ब्रेक कब होगा? मिस्टर ग्लिच की टीवी वाले चेहरे पर खौफ वाला इमोजी बन गया। क्या शून्य का लीडर इस अपमान को बर्दाश्त कर पाएगा? और राउंड 2 में कौन सा नया और खतरनाक खेल रुद्र का इंतजार कर रहा है? क्या रुद्र को अपना सत्तू पीने का समय मिलेगा? जानने के लिए सुनते रहिए अमर राजा की साधारण जिंदगी का अगला एपिसोड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही दमदार कहानियों के लिए एस वीडियोस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और जबरदस्त कहानी के साथ।